सुनो मेरी बात, एक बार मैं पीडीएफ पीछे से दोबारा से सारा लौटा दूँ, इसे लिखना मत बिल्कुल भी, सारा का सारा भेजा जाएगा। ये पूरा नोट्स मैंने बना दिया, तो पूरा का पूरा पीडीएफ निकलवा लेना पूरा का पूरा, ठीक है। शॉर्टकट में निकलवा लेना, चाहे तो कुछ पेज काट सको उसमें से, लेकिन काटना कुछ भी मत बिल्कुल भी, कॉपी में चिपका लेना। ये यहाँ तो शुरू था, ये समझाया मैंने, शौर्य परंपरा, ठीक। गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट समझाया पूरा, ये गढ़वाल कुमाऊं रेजिमेंट पूरा समझाया, स्ट्रक्चर समझाया नहीं पूरा का पूरा, कहाँ 1945 में गढ़वाल कुमाऊं रेजिमेंट। उसके बाद कब मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में समझाया, गढ़वाल रेजिमेंट समझाई पूरी, इस पूरे उन्होंने कवर कर लिया। उसके बाद मैंने कुछ मान ये कुछ क्वेश्चन भी बताए देने के, उसके बाद क्वेश्चन बताने के बाद तुम ये बताया था मैंने, तुम कुछ वीर प्रमुख माधो सिंह भंडारी के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने तुम्हें वीरचंद सिंह गढ़वाली पढ़ाया था। वीरचंद सिंह गढ़वाली पढ़ाने के बाद मैंने तुम्हें बताया भाई ये विक्टोरिया क्रॉस हमारा किसे मिला, पहले नंबर पर दरबार सिंह नेगी को, दूसरे नंबर पर गब्बर सिंह नेगी को। दरबार सिंह नेगी कहाँ के, गढ़वाल के चमोली के हैं, और जो हमारे पास गब्बर सिंह नेगी वे कहाँ के बताओ, चंपा के, चंबा के, चंबा जोरा चंबा टीरी के अंदर, समझने की बात है। उसके बाद हमारे पास मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बताया, ये बात हम यहीं आ गए थे, हिमाचल प्रदेश के थे, यहीं आ गए थे। उसके बाद हमारे पास मैंने तुम सूरवीर, ये हमारे पास क्या नाम है बताओ उनका, टीरी गढ़वाल के, पवार राजवंश के, टीरी गढ़वाल के, समझने की बात है। सूरवीर पवार सिंह हमारे पास ये तो बहुत बड़े इतिहासकार भी है, लेखक भी हैं। उसके बाद ये कुछ बताए थे, छोड़ भी सको तुम, स्किप भी कर सको। जनरल विपिन सिंह रावत के बारे में बताया था, ये हमारे यही कहते पौड़ी के रहने वाले थे। 1958 में छावनी बताई थी मैंने तुम्हें, देख लो, देहरादून छावनी 1913, देहरादून छावनी का बनी थी 1913 में, अल्मोड़ा छावनी बनी थी 1815 में, जो रूडी की छावनी बनी 1853 में, रानी खेत छावनी बनी, दोनों रानी खेत चक्राता दोनों 1869 में बनी थी। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ाते हैं, इसे देख लो, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी एक बनी थी 1922 में, और इंडियन आईएम में 1932 में, कई बार पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ मैंने सारे बोर्ड पर लिख दिए। उसके बाद खेल खिलाड़ी के बारे में बताया गया था, तो खेल खिलाड़ी फटाफट एक बार ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने कहा यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी पैदा हुए खेल निदेशालय 2001 में, अब खेल अकादमी हमारे पास देहरादून के अंदर, साहसी खेल अकादमी, साहसी खेल क्या हो, पहाड़ों पर चढ़ना, सही बात आज वही देखेंगे। माउंटेनिंग क्या हो, माउंटेनिंग मतलब पर्वतारोहण जिसे कहते हैं, ठीक। हाँ, तो उसके देखेंगे। उसके बाद तो साहसिक खेल अकादमी हमारे पास 2014 में खुली टिहरी के अंदर। उसके बाद मिनी स्टेडियम भी है कुछ हमारे पास यहाँ से, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम रांची है, कई बार बता दिया मैंने तुम्हें कल भी। रांची कहाँ पड़ा, पौड़ी के अंदर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये को बनाया 2016 में, है कहाँ से, हल्द्वानी में, 18 दिसंबर को। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 16 दिसंबर 2018, 16 दिसंबर 2016 को। पहले कौन सा बना, राजीव गांधी वाला, इंदिरा गांधी वाला बाद में बना, सही बात है। उसके बाद जो रांची स्टेडियम में किसने बनाया था, सीएम ने बनाया था, हेमंत रंजन बहुगुणा ने। पिछली क्लास में सारा रिवीजन करवा रहा हूँ। दो हमारे पास प्रमुख संस्थान भी है, ये संस्थान पर्वतारोहण वालों के लिए, जो माउंटेनिंग करते हैं, पर्वत पर जाकर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं, सही, एवरेस्ट को फतेह करते हैं, या दूसरी चोटियों पर जाकर चढ़ने का काम करते हैं, ठीक। रस्सी ले लेंगे, बैग ले लेंगे, खाना ले लेंगे उसमें, और कुछ दिन तक चढ़ाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, सही बात है। इस बारे में बात करेंगे आज। पहली खेलनी थी 2006 में, दूसरी कब आई थी, दूसरी खेलनी थी 2014 में, लागू हुई 15 में। उसके बाद तीसरी खेलनी थी कब आई, 2021 में। उस किसके रूल चल रहे हमारे पास, ये तो हमारे पास, ये मैंने तुमको कल रूल बताए थे इसमें 2021 वाली में। मैंने कहा था यहाँ ओपन जिम खोलने की बात करी जा रही। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2022 में पेपर पूछा जा सकता सवाल, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम 2022। मैं चाह रहा हूँ तुम सारा का सारा डट लो, डेटा पूरा का पूरा, तुम्हें पता कहाँ काम आएगा। जब तुम पेपर में जाकर बैठोगे ना, तो जो भी साधारण तरीके तो बता रहा था, और पेपर तुम्हारे सामने आया और तुम्हारे चक्कर अच्छा पढ़ा हुआ, सही बात है। इसलिए मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारा इंक्लूड कर लिया। आज स्पोर्ट वाला सारा खत्म हो जाएगा, खेल कूद वाला सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। कल को ये पुरस्कार भी पढ़ा दूंगा इसके। और 38वें नंबर के हमारे जो राष्ट्रीय खेल हुए ना, अभी हुए, जनवरी के महीने में स्टार्ट हुए थे, और यहाँ फरवरी तक चले, 14 फरवरी तक, वैलेंटाइन डे के लास्ट दिन तक भी। शुरू में आए थे मोदी जी, और समाप्त करने आए पता कौन, अमित शाह, सेकंड फैंटा, सही बात है। उसके बाद हमारे पास ये 14 से लेकर 23 साल तक के 2000, सुन लो, 14 से लेकर 23 साल तक के मुख्य ये खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रत्येक जिले के 200 खिलाड़ियों को मिलेंगे हर महीने। 14 से लेकर 23 साल तक की तुम्हारी उम्र। तुम सोचते होंगे अभी तो खिलाड़ी बन सको, हाँ बन सको, लेकिन इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल लो, और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर तुम कहाँ, स्टेट लेवल पर, स्टेट के बाद फिर नेशनल लेवल पर खेलना जा, जब जाकर तुम खिलाड़ी बनोगे, एथलीटिक्स बनोगे। एक वो एथलेटिक्स जानते हो क्या हो, एथलीट्स जिसे बोलते हैं, एथलीट्स खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब जो काम करते हैं ना, ठीक। रेस भी 3 प्रकार की हो। अब आज बात करेंगे, तमीज से बात करेंगे इस पर, समझ नहीं बात है कि कहाँ, क्योंकि बच्चों ये ना, लड़कियों का पक्ष कमजोर हो, उन्हें खुद ही नहीं पता क्या हो। जो बेचारी कभी गेम में चली गई गाँव की लड़की, तो ठीक है, नहीं तो सबके ऊपर से जाओ ना। एथलीट्स क्या हो, कोई अंतर नहीं पता। फेडरेशन तो इनकी जानकारी होनी चाहिए, समझ, साइड इनका कमजोर हो, इसमें रट्टा ही मारा यहाँ बैठ कर, ठीक। प्रत्येक जिले के अंदर 300 खिलाड़ियों को 1500 महीना मिलेंगे, 32 खेलों में दिए जाएंगे।
इस बार जो हमारे यहाँ 38वें नंबर के नेशनल गेम हुए ना यहीं से, हमारे यहाँ हुए 11 शहरों के अंदर हुए, 11 जिलों के अंदर हुए, लगभग 11-12 शहरों के अंदर आसपास हुए। ठीक, अभी यहाँ रोशनाबाद में भी तो हुए थे, पूरा स्टेडियम भर गया था, समझ नहीं बात यार। और ये इसमें कम से कम 32 खेल आयोजित करे गए थे और देश के कोने कोने से लोग आए थे। ठीक है, लेकिन आर्मी सारे मेडल जीत के लेगी। कौन? अपने बंदे में भी तो उतारा आर्मी वाले, तो वे भी देखेंगे हम अच्छे तरीके से। जो अगर 32 खेल से संबंधित होंगे इन्हें कोटा भी मिलेगा। नई खेल नीति 2021 कहती है, जो नई पॉलिसी आई, गेम पॉलिसी में भाई कोटा मिलेगा। अगर तुम खिलाड़ी हो ना तो ग्रुप सी की और ग्रुप बी की नौकरी में 4% आरक्षण मिलेगा। तुम्हारे 4 सीट तुम्हारी खातर अगर 21 वैकेंसी के लिए, तो बेझिझक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एससी की महिलाओं को सबसे ज्यादा कोटा उत्तराखंड में अगर वैकेंसी निकली और तुम महिला हो, सबसे पहला नंबर तुम्हारा आगा, बाकी सब एसटी वालों को भी बाद में आगा, पता तुमको। अगर तुम एससी की महिला हो, अगर उत्तराखंड में रहेगा, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही ना, तो दुनिया के सबसे बड़े पापी हो तुम। 50% और आरक्षण जुड़ जाता। बसों में 5% किराया निःशुल्क, खेल छात्रावासी होगा मेरे पास। मैंने कहा अगर तुम मेडल जीत करते हो बाहर से 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, अगर तुम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खेल जीतते, ओलंपिक जीतता, तो ये अब बार बार बच्चों दिमाग में पर्सन कूदता रहा है, ओलंपिक पता नहीं क्या हो। इस लड़की तो पूछे ओलंपिक क्या हो, गायब का बट्टा गोल, ओलंपिक हो बस 4 साल बाद हो, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। सही बात है, वो भी आपके मुंह से ही सुना था, समझ में आई बात है। तो ओलंपिक के बारे में कल को पूरी जानकारी दी जाएगी, ओलंपिक के बारे में, नेशनल खेल के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में है जानकारी। किसी को कॉमनवेल्थ गेम क्या हो कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, पेपर में 2-4 ट्रॉफी से जाओ, रट्टा रट्टा मारते फिर तो रटने तो मत बचना, फिर तुम्हें पता लग जाए। अच्छा सिस्टमेटिकल तरीके से ऐसा दौड़ना। उसके बाद हमारे पास 20 लाख, फिर 15 लाख हो। खेल प्रतियोगिता हमारे पास छोड़ दो, आगे चलते हैं। हमारे पास खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जा, कल भी बताया था मैंने तुम्हें। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार हमारे पास 5 लाख रुपए मिले थे। उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारे पास पहले नंबर पर जसपाल राणा को मिला था। जसपाल राणा को हम गोल्डन बॉय बोल रहे, और शूटिंग से संबंधित है गोल्डन बॉय, समझ बात है। जसपाल राणा कौन से जिले से संबंधित है बता सको तुम? हरि सिंह थापा हो, हरि सिंह थापा हमारे पास ये पहले नंबर के द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें मिला था हरि सिंह थापा को। हरि सिंह थापा कौन से जिले के बता सको? कल ही बताया था मैंने तुम्हें। अच्छा बता दो कौन से गेम से संबंधित है हरि सिंह थापा? जब तो धप लग गया ना मुंह पे खींच के, ये गुरु उनके, यही तो कॉमन सेंस वाली मुक्केबाज। ठीक है, कितनी तेज बोल इसके, जब यह दिमाग में आया तो मुक्केबाज एकदम तुरंत मुक्का आ रहा। 9वें नंबर पर हमारे पास कोट द्वार के अंदर तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने वाले संदीप कुमार डकुलानी है, 90 नंबर में इन्हें मिला। हिमालयन पुत्र खेल पुरस्कार, इसमें 1 लाख रुपए की राशि मिला। 2022 से शुरुआत करी और लगभग 6 लोग सिलेक्ट करे इसमें खिलाड़ी। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था यहाँ से इसकी कहानी कैसे चली। 2015 में एकता बिष्ट, तो मैंने तुम्हें बताया, एकता बिष्ट बताई थी मैंने कल, एकता बिष्ट के बारे में बताया था, 5वें नंबर मिला था। ठीक, और उनके गुरु लिया गया, यही याद रहा तुम बीच में निकल कर कुछ नहीं याद रहा। लाइफ टाइम अचीवमेंट हमारे पास हमारे पास पुरस्कार 2013 से शुरुआत हुई। मुक्केबाज में पद्म बहादुर मल को मिला था 2021-22 में लेकर लास्ट में जो मिला, लास्ट वाला किसे मिला? इसे मिला हमारे पास एथलीट्स, ये लिखा है ना एथलीट्स उसे क्या हुआ? जो कभी भागा दौड़ी करता हो, भागता हो, दौड़ता हो, कूदता हो, उसमें बहुत सारे गेम आ जा, लगभग बहुत सारे इवेंट एक साथ आता उसमें, समझ नहीं बात यार। ठीक, लेकिन फुटबॉल वगैरह, हॉकी वगैरह ये एथलेटिक्स में नहीं आती, याद रखना बात, ये अलग हो। ठीक है, दौड़ से संबंधित जो भी काम होगा वो एथलेटिक्स बोल लो। वो 500, वो 400 मीटर दौड़ेगा, वो 800 मीटर दौड़ेगा, वो 1500 मीटर दौड़ेगा, 300 किलोमीटर दौड़ेगा, 3000 मीटर दौड़ेगा, वो सारे एथलेटिक्स हो, समझ नहीं बात है। एक वो रिले रेस, जानो रिले रेस क्या हो? हाथ में कुछ लेकर भागेंगे, फिर आगे पकड़ा देंगे गोल गोल चक्कर में। तो देखिए तुमने ऐसी रेस? हाँ, वही हो। राज्य के सुरेश चंद्र पांडे हमारे पास ही, सुरेश चंद्र पांडे हॉकी खिलाड़ी, मैंने तो बताया था। हरदयाल देहरादून के पहले ओलंपिक्स, जो पहली टीम जो ओलंपिक जीत के, हॉकी को हमारा आधिकारिक रूप पर राष्ट्रीय खेल घोषित कर जरूर रखा है, लेकिन आरटीआई लगाई गई थी 2012 में, और 2012 में निकल कर आया था कि जब आरटीआई निकाली थी फेडरेशन के AFI, गूगल पे जाकर टाइप करोगे तो जो फेडरेशन के खिलाफ आरटीआई लगे तो कुछ चला, हमारा हॉकी राष्ट्रीय खेल है, उसने मना कर दिया। लेकिन वैसे हम हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल मान लें, क्योंकि इसने 6 के आसपास हमें गोल्ड मेडल दिला रखे। कितने? 6 के आसपास। लेकिन हमारे यहाँ सर्वाधिक जो सबसे फेवरेट खेल है लोगों का वो हो क्रिकेट, और यह बात डिमांड चल रही इस बार जब मैं कल को ओलंपिक पढ़ाऊंगा ना, तो ओलंपिक खेल के अंदर डिमांड चल रही उसने क्रिकेट को। अब
उसमें ओलंपिक में शामिल करा जाएगा। अगर क्रिकेट ओलंपिक में शामिल होगा ना तो क्रिकेट खेलने में तुम नंबर 1 हो, फिर मेडल की बरसात हो जाएगी, याद रखिए बात ये। क्या? हाँ, देखिए भारत की टीम बहुत बढ़िया टीम है। सुन लो, हरदयाल, सुन लो, हरीश भाकुनी, ललित शाह, वंदना कटारिया, राजेंद्र सिंह रावत, सीता गोसाई, मंजू बिष्ट। ये जो मैंने पीडीएफ जो पीडीएफ तुम्हारे सामने ना, इस पीडीएफ को कम से कम तुम्हें 4 या 5 बार अपने अंकों के सामने से उतारना होगा और क्वेश्चन लगाने होंगे कम से कम 150 से 200 के आसपास। और जैसे तुम 150 से 200 क्वेश्चन लगाओगे ना पूरी पीडीएफ में और पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, ये समझ में आ जाएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। कम से कम 3 या 5 बार तुम्हारे अंकों के सामने से पीडीएफ गुजरेगी। ये कल वाली पीडीएफ थी, अब कल वाला तुम्हें डेटा याद नहीं है, कल मैंने तमीज से इसे याद भी करवाया, तुम्हारे याद नहीं है, कारण क्या है? क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर पाए। और जब तक तुम रिवीजन नहीं करने का ना किसी भी चीज का, वो चीज तुम्हारी अपनी है ही नहीं, बिल्कुल भी। समझने की बात है, तो इसलिए जरूरी इस पीडीएफ को आज तुम्हें भेज दी जाएगी। यहाँ लास्ट तक जहां तक मैं पढ़ाने के बाद इस पीडीएफ को तुम कम से कम जल्दी अभी, क्योंकि अभी तो जब लोहा गर्म हो ना उसको तभी चोट मार दो, तो जिधर को मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा। देखा किसी लोहार को? सही बात है। तो अभी लोहा गर्म हो तो चोट मार दो उस पर, कम से कम 3 बार रिवीजन कर लो। 36 इसका काम। उसके बाद मैंने ये बताया था, दयाल, हरीश, ललित, वंदना तेरी याद में रोते हैं, सोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे तो मजनू मर जाते हैं। दोबारा बताओ क्या बताया था? दयाल, हरीश, ललित, वंदना तेरी याद में रोते हैं, सोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे तो मजनू मर जाते हैं। सारे के सारे खिलाड़ी याद आ जाएंगे दिमाग में। अच्छा तुम ऑप्शन लगा रहे हो ना, अच्छा कहीं हॉकी तो संबंधित तो नहीं है, चलो हॉकी वाले तो भाई जी ने सारे याद करवाए थे ट्रिक। अच्छा दयाल क्या लिखा? दयाल, हरीश, ललित, वंदना तेरी याद में रोते हैं, सोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे तो मजनू मर जाते हैं। सही। अच्छा चिल्लाते हैं तो क्या बनना बताइए? चित्रांशी रावत, मैंने कल बताया था। चित्रांशी रावत नाम लिखा हुआ नहीं उसका, कल वाली पीडीएफ पर उसका नाम। हॉकी के फिर मैंने यहाँ लगाए थे तुम्हें। उसके बाद मैंने सारे बताए थे। मेजर ध्यानचंद का नाम बहुत बड़ा नाम है स्टेडियम इसके मामले में, ये भारत्तोलक हमारे पास, वेट लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, उसके मामले में केसी सिंह बाबा हमारे पास। ये 2004 से लेकर 2014 तक, मोदी जब तक नहीं आए तब तक ये सांसद भी रहे हैं। अब 50 किलो में वेट लिफ्टिंग करी ना, 50 किलो का वजन ऐसा करके उठा देते हैं। समझ में आएगी बात? हिजायत अहमद अंसारी हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया बोल रहे ना, इन्हें क्या बोल रहे? इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी बोल रहे। ठीक। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास हंस मनराल शर्मा पिथौरागढ़ के हैं। जगजीत सिंह हमारे पास उधम सिंह नगर के हैं। ये हमारे पास वेट लिफ्टिंग बोल रहे थे। कल सारी हंसी जग देखेगा, कल से क्या याद आ जाएगा? केसी सिंह बाबा। सारी हंसी, सारी से याद आ जाएगा अंसारी, हिजायत अहमद अंसारी। हंसी के लिए हंसा मनराल शर्मा। उसके बाद देखेगा, उसके बाद जग देखेगा, जग के लिए जगजीत सिंह। याद रहेगी बात है? क्योंकि आने वाला टाइम ऐसे होने वाला, अगर ये ट्रिक ना बताता ना मैं, तो एक क्वेश्चन के लिए फाइट होने वाली। तो यहाँ हाईली चांस हो क्वेश्चन गलत होने के। और जहां भी तुम्हें लगा ना कि हाँ प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा है, ये डेटा ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहाँ कहते हैं यूट्यूब पर किसी ने ट्रिक बनाने की बात देख लो, या खुद की अपनी ऐसी कोई ट्रिक तैयार कर लो जो तुम्हें आसानी देती है उस डेटा को याद करने के लिए, क्योंकि एनर्जी फिर कम लगती है। समझ की बात है? एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, एनर्जी को सेव करना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद हमने तुम्हें बताया था, ये फुटबॉल के बारे में बताया था मैंने कहा था रक्षा पवार और अनीता रावत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल रहा है इन्होंने, ये उत्तराखंड की रहने वाली। ठीक। आओ पढ़ते हैं। राम बहादुर छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, देहरादून के चाइना बाल के नाम से जाने का। कई बार पेपर में पूछ लिया चाइना बाल का नाम से कैसे जाना? राम बहादुर छेत्री जाना है, देहरादून के रहने वाले। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, कई बार नाम पेपर में आएगा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा का नाम पिथौरागढ़ के आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाना। आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद प्रताप सिंह पटसाला हमारे पास, ये फुटबॉल रेफरी है। उसके बाद ये हमारे पास पुष्कर सिंह भंडारी, ये चमोली के रहने वाले। मनीष मैठानी है, ये देहरादून के रहने वाले। क्योंकि जब एक छात्र किताब ठामना बैठा हो ना, अगर मैं इस लड़की को कह दूं या इस लड़की को कह दिया, मैंने कहा एक काम करो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस मतलब कोई क्वेश्चन बनाओ, 10 क्वेश्चन तैयार करने, तो तुम्हें क्या लग रहा है 10 क्वेश्चन आसान तैयार करेगी, हार्ड तैयार करेगी? हार्ड तैयार करेगी। ठीक। तो यही बात एग्जामिनर के दिमाग के प्रति सोचनी पड़ेगी। समझ में आई बात? यही चीज मुझे एग्जामिनर के दिमाग के प्रति सोचनी पड़े कि वो हार्ड क्वेश्चन बनाएगा। तो ये चीज मेरे याद किस तरह होगी? जब मैं आज तो मैंने एक बार पढ़ लिया तो मैंने पढ़ा दिया, कम से कम 3 या 4 बार अपनी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए चीजें। अगर तुम्हें सच में जॉब प्राप्त करनी ना, और कम समय में जॉब प्राप्त करनी टाइम, तो उत्तराखंड तुम इससे रट्टा मार लो, क्योंकि जीएस तो तुम्हारा बढ़िया है ही। समझ की बात है? तो आराम से बड़े प्यार के साथ जीएस को इसे रट्टा मारा, रोज सुबह को उठकर उत्तराखंड का रट्टा मार लो, नौकरी तुम्हारी पक्की।
कोई नहीं रोकने का तुम सरकारी नौकरी पे जाने से, कभी भी नहीं रोकने का। याद रखिए बात यह, अगर अपनी कंडीशन सुधारनी तो समझ आई बात। रोज सुबह उठ कर 2 चैप्टर डेली पढ़ेगा, 2 चैप्टर डेली पढ़ने सुबह उठ के। अभी तो तेरा कोई पेपर नहीं है तो तुझे तो पढ़ना नहीं, तुझे तेरे पेपर का सिर्फ वो पढ़ जो काम दिया गया। सही बात है। और जैसे वो खत्म होगा ना सीधा इस पे चली जाइए। समझ में आया बात है। अभी तो तेरा पेपर मैंने बताया 2 चैप्टर डेली पढ़ रहे रोज सुबह उठ कर, इसका काम यही है तेरा सबसे पहला। ठीक, क्योंकि अगर पेपर निकाल लिया ना तो तेरे सामने पेपर 11 तारीख तो 11 तारीख तक तुझे लगातार रीजनिंग का चैप्टर, उत्तराखंड के चैप्टर, बस समझ आई बात। यही काम तुझे, नंबर कम नहीं आने चाहिए, बेइज्जती नहीं करवानी, सारा पढ़ा दिया बात। ठीक, कल को फिर नोजने कहने का कोई नंबर नहीं कमाए, नंबर कमाए है नहीं। ये इस बार कोटे तक पढ़ाना चाहिए, समझ आई बात। एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना बिल्कुल। फायदा मजा तो मुझे मतलब नहीं आता जब कोटे तक पढ़ाओ। सारा खेल याद करने का ना। जब बच्चा सुबह को पहली बार उठेगा ना, वो सबसे पहली बार उठे ऐसे उठा फटाफट स्टोरी ऐसे पड़ेगा। बेसिकली सोचने वाली बात है। तुम उठोगे 7 बजे भी तुम उठना ही, 8 बजे भी तुम उठना ही। अरे छोड़ ना, 4 बजे उठोगे ना, उन्हें उठा जा रहा ना, ये आलस तुम्हारा शरीर, तुम बार बार करेगा ना ना सो जा, चल छोड़। इसी चीज तो बचना, बन गया तुम्हारा शरीर हरामी। अगर तुम सच में देखना ना पढ़ाई की वास्तविक तरीका क्या हो, तुम आज एक राज बताने जा रहा हूँ। बताऊँ क्या राज? अभी तुम देखोगे ना, तुम सच में बता लो पूरे 12 घंटे में तुम कितना पढ़े, देखो फिर क्या बताता हूँ। ठीक, स्टॉप वॉच लगाया पूरा का पूरा, इस फोन के अंदर स्टॉप वॉच डाउनलोड कर लो। मैंने इस वाले फोन के अंदर स्टॉप वॉच डाउनलोड कर रखा है। और जब स्टॉप वॉच डाउनलोड कर रखोगे ना, तो मेरी टोटल 1 घंटे की, एक दिन की जो पढ़ाई है वो मिनिमम 6 से 7 घंटे है टोटल। लेकिन मैं पता क्या करूँ उसमें, जिस दिन टाइम में मैं पढ़ रहा या पढ़ा रहा उसमें अपने पढ़ने में काउंट करूंगा। और उसके अलावा मैं फोन पर बात कर लिया ना, उसे स्टॉप वॉच को बंद कर दूंगा और बंद करके उन्हें देखूंगा सच में। और जब तक शाम बीतेगी ना, तो फिर मेरा मूड खराब हो जा कि आज तेने केवल 4 घंटे पढ़ाई करी, 4 घंटे पढ़ाई करी, जान पूछ के मैं अपने आपको कष्ट दिया। समझ आई बात। मैंने सुबह ही लगा दी, जैसे उठाने जैसा मैं उस टाइम पे जैसे मैं उठा, सबसे पहले मैंने स्टॉप वॉच डाउनलोड करके रखूं और उसमें वहीं का वहीं लगा लिया, इस वाले फोन में लगा लिया। और लगाने के बाद ना इसमें देखो किस तो जब भी मैं उठ कर जाऊंगा, जैसे मैं चलने के बाद 2 घंटे पढ़ा, मैं ही पढ़ा 2 घंटे पढ़ लिया मैंने, तो उस स्टॉप वॉच को बंद कर दूंगा। अब मैं कोलगेट करने जाऊंगा, उससे काउंट नहीं करने का। मैं तो कोलगेट करते करते अगर मैं पढ़ रहा ना, मैं एक कोलगेट करते करते मैंने कुछ सुनने का चला रखा है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री चला, जैसे सुनने की कोई कहानी चला रखी, पढ़ने में काउंट करूंगा। पढ़ा मैंने वो 45 मिनट, उसे 30 मिनट काउंट करूंगा कि इसमें 20 मिनट में काउंट करके ऐड करके भी लिख लूंगा। लिख लिया तो 2 घंटे मेरे हो गए, तो 2.5 घंटे ऐसा कर कर। अब मैं पूरा सोचूंगा इस टाइम टेबल को जो इसमें चल रहा है स्टॉप वॉच में, मुझे उसे कैसे बढ़ाना। और उसको बढ़ाने के लिए ना मैं आज तो मेरा उतरा 4 घंटे का टाइम टेबल, अगले भी दिन मैं सोचूंगा इस 4 से 5 कैसे करूं। और 4 से 5 करने के लिए मुझे बहुत चीजें हटानी पड़ेगी अपने आसपास पर। तो मुझे इस बात की बहुत फिक्र हो जा ऑटोमेटिक कि अगर मुझे जब भी मेरे पास कोई आएगा, मैं उसे तुरंत चल 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 जल्दी भाग मेरे पास से, यहाँ से कोई भी आया तुरंत उसको कम बात करूंगा कि मेरा टाइम टेबल चल रहा है, इसे उस टाइम को तुरंत बंद कर दूंगा, उसे पढ़ाई में काउंट नहीं करने का, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखूंगा। ऐसा करके टोटल 4 घंटे भी नहीं पढ़ दूंगा तुम दिन में। शरत लगा लिए तुम आज चाहे जाए कोई सा भी बच्चा। और मैं उस टाइम को काउंट ही नहीं करता जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ये मेरे घर का कोई कैंडिडेट हो, जैसे मेरी मम्मी माता ही आ गई इधर की बात बताने लगी कि चलो देखो पड़ोस में क्या हो रहा है। मैंने कहा मम्मी यार तुम जाओ, ठीक, डिस्टर्ब ना करो मुझे। तो वो जो टाइम है वो पढ़ाई में काउंट नहीं करता, स्टॉप वॉच बंद कर दूंगा। ऐसा करके ये पढ़ाई का राज है, मजाक नहीं कर रहा है। टोटल आउटपुट कल को तुम पढ़ने बैठोगे ना, फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना और तुम सच में देखना कल सुबह से जब पहले तुम्हारी टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा। और रात के जब तक तुम सोते नहीं, तुम हकीकत में देखना तुम। और ये टाइम भी पढ़ाई में काउंट कर लेना, ये वाला भी टाइम पढ़ाई में काउंट कर लेना। अगर इसे हटा दोगे ना तो तुम देख लेना खुद की सेल्फ स्टडी कितनी। और तुम सच में बताना मुझे, तुम 4 घंटे पढ़े नहीं पढ़े, 4 घंटे तुम्हारे निकल गए यानी कि 4 घंटे अगर तुमने निकाल दिया ना, 4 से लेकर 5 घंटे, तुम सच में समझ में जाओगे हो हम बहुत अन्याय कर रहे हैं। रियलिटी वाली बात बता रहा मैं तुम्हारी, 4 से 5 घंटे तुम्हारे निकल कर यानी कि या हो वास्तविक पढ़ाई। ऐसा करके ये बात मैंने तुम्हें पहले बताई होगी, सही बात है। तो जब मैं ज्यादा बोरियत पैदा करूँ ना, तो मैं लगाऊं स्टॉप वॉच, जब माइंड आउट हो जाए मेरा काम, ठीक, मैं उठा सकूं सबसे पहले स्टॉप वॉच। तो आजकल मैं दबा का स्टॉप वॉच लगा रखा, ठीक। परसों का दिन पूरे 6 घंटे भी कितना भी एफर्ट लगा दो, पूरा का पूरा बोर हो रहा नहीं, मैंने कहा किताब से नहीं जाने का, नहीं बोर हो रहा किताब से नहीं जाने का, जाने जाते जाते 6.5 घंटे हुआ बस। 6.5 घंटे में यार इतना ही पढ़ा है। इसमें वो पढ़ाने वाला तुम्हें काउंट नहीं कर रहा है, सही बात है। उसको पढ़ाने वाला काट दो, 2-3 घंटे का टाइम टेबल हो। मैंने कहा यार ये इतना ही निकाल पा रहा है। और जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, उस टाइम टेबल को बढ़ा के 14 17 घंटे का रखो। छोटा सा फोन था मेरे पास, 14 17 घंटे, उससे किसी से बात नहीं करूंगा मैं, किसी से भी।
तो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, सच में कुछ नहीं है। हमने अपने एटीट्यूड, अपने दिमाग को ऐसे तैयार कर लिया। तो ये ज्यादा डेटा 12वीं का ज्यादा डेटा। 12वीं कितनी मोटी फिजिक्स है, इतनी मोटी फिजिक्स, 2 कॉपी रखकर उसके बाद, लेकिन सुबह शाम से रट्टा भी तो मारते उठकर बैठ कर। तो ऐसी स्टडी अब कहाँ तुम्हारी, ऐसी स्टडी अब कहाँ? नौकरी सबको चाहिए। तो ये फंडा जरूर अपनाना जो मैंने तुम आज बताया, राज बता दिया मैंने तुम आज। अभी तो लगा लेना, जब घर तक गए ना सीधा स्टॉप वॉच लगा के बैठ जाना और सोचना मुझे रात के 12 बजे तक कितना करना है। तुम सच में समझ मांगा क्या? अच्छा हम सच में मजा ले रहे थे। ये कल समझा था मुक्केबाज वाला, थापा बहादुर भिष्ट का पिरिया ने सबका पागल बनाया। सही बात है। थापा तो याद आगा हरि सिंह थापा, बहादुर तो याद आगा पद बहादुर मल, उसके बाद भिष्ट आगा जयदेव भिष्ट और पिरिया आगा प्रियंका चौधरी। ये सब बताए थे मैंने तुम। उसके बाद ये काम खत्म पूरा का पूरा। आज पीडीएफ पूरी दे दी जाएगी। आज ये क्रिकेट वाला हमारे पास, ये तो क्रिकेट वाला भी बहुत ज्यादा पेपर पूछे जा। अब तो 2019 से पहले हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी नहीं आई थी। जब तक रणजी ट्रॉफी आती ना तो यहाँ के खिलाड़ी कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट टीम हो उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, भाग नहीं ले सकते। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ खिलाड़ी गया, उसका नाम ऋषभ पंत है। जानते हो तुम ऋषभ पंत को? तू जानती है? तू जाना ऋषभ पंत को? क्रिकेटर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले लो गेम में, इसका एक्सीडेंट भी होगा। ऋषभ पंत 2019 से पहले हमारे यहाँ नहीं आती रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में क्या हो, आसपास के लोकल खिलाड़ी खेलते हैं और खेलने के बाद उनका अच्छा प्रदर्शन होगा तो फिर भी इंटरनेशनल टीम के अंदर सिलेक्ट होने का उनके चांस हो सकते हैं। समझ में आई बात है? क्रिकेट खिलाड़ी देख लो, पहले नंबर पर तारा रावत पूछा जाएगा। तारा रावत कहाँ के? पौड़ी के। तारा रावत पौड़ी के। कौन से क्रिकेट खिलाड़ी? क्या नाम है? तारा रावत। कहाँ के? पौड़ी के। तारा रावत कहाँ के? पौड़ी के। पौड़ी में बैठकर ना बहुत अच्छे, अरे स्टेडियम वहां एक क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम, राशि स्टेडियम, इससे भी याद हो जाएगा हमारे पास। ये राशि में बैठकर, एक तो राशि में बैठकर, राशि के अंदर क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर, ठीक, क्रिकेट तो देख ही सकते हैं, तारे भी देख सकते हैं, तो याद आ जाएगा। अच्छा तारा रावत पौड़ी के, याद होगा। एक तो याद हुआ। चलो आशीष सिंह नेगी, भारत के ये ऐसे कप्तान जो दृष्टिहीन क्रिकेट टीम भी है हमारे पास। उसके उप कप्तान नए हुए आशीष सिंह नेगी, नाम उनका आशीष सिंह नेगी। ऋषभ पंत कहाँ के? रुड़की के हमारे साथ ही मैच खेल रहा था। क्या? हाँ तेरे को ये नंबर आ लिया। एकता, ये विकेट कीपर है एकता भिष्ट। तो बात ना करो। एकता भिष्ट हमारे पास अल्मोड़ा की है। एकता भिष्ट के बारे में कल बताया था तुम्हें। एकता भिष्ट को कौन सा पुरस्कार मिला था? उत्तराखंड। अब जा उत्तराखंड देना कहो, अब देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कहो। अच्छा इसके गुरु का नाम भी बताया था मैंने तुम्हें, एकता भिष्ट के। एकता भिष्ट क्रिकेट से संबंधित है, दिख रहा होगा क्रिकेट में लिख रखा है। मानसी जोशी हमारे पास उत्तरकाशी की। सी उत्तरकाशी, सी याद हो जाएगा। सी याद रहेगी बात यार। भारत की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रही हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मनीष पांडे, आईपीएल कब स्टार्ट हुई है? आईपीएल जानते हो क्या? पता आईपीएल क्या हो? अरे हर साल अप्रैल के महीने में प्रोग्राम चल रहा है। 20 ओवर, इसे पता 20 ओवर ये बता आईपीएल क्या है? सट्टा लगा इसमें पैसे जगह के देते जा, कुछ नहीं पता कितनी जानकारी है आईपीएल के? 2008 में स्टार्ट है, 2008 से शुरू हुए। ये 18वें नंबर का जो चल रहा है, 18वें 19वें नंबर का होगा। देखिए देख के बताना, 18 25वें नंबर का 19वें नंबर का देखना, 8 सब तक 18वें नंबर का होगा। उन्मुख चंद पिथौरागढ़ के खिलाड़ी हैं, अब भी है। उत्तराखंड की रणजी टीम के पहले कप्तान यही हमारे पास, उन्मुख चंद। रजत भाटिया उत्तराखंड की रणजी टीम के पहले कप्तान रजत भाटिया, वो नाम है रजत भाटिया। महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ अल्मोड़ा के रहने वाले। महेंद्र सिंह धोनी, सुन लो, महेंद्र सिंह धोनी अल्मोड़ा के रहने वाले, लवाली की निवासी, लवाली के। महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर देखी पिक्चर? महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर नहीं देखी? छी कितनी गंदी बात है। तेने भी देखी? हाँ मतलब ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को भारत में रहने में कोई अधिकार नहीं है। तेने देखी?
स्नेहा राणा देहरादून, श्वेता शर्मा ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ये पूछे जाएगा कौन कौन क्रिकेट से संबंधित है। आओ देख लो क्रिकेट से संबंधित कौन कौन था। क्रिकेट देखकर तो यह पूरी तरीके यहाँ तक कि इसमें 3 व्यक्ति को नाम याद हो जाएंगे तुम्हारे पास। क्रिकेट देखकर तेरे आशिक का पतन हो गया। क्या कहा? क्रिकेट देखकर तेरे याद हो जाएगा तारा रावत, उसके बाद आशिक तो अंसारी आशीष आ जाएगा, आशीष हमारे आशीष सिंह ने। पतन हो गया पंत, ऋषभ पंत। ठीक हो? क्रिकेट देखकर तेरे आशिक का पतन हो गया, तारा रावत, उसके बाद आशीष सिंह नेगी, ऋषभ पंत। कुछ तो याद हुआ। एक में मनीष और चंदू रोने लगे इस नेहा के चक्कर में। एक में मनीष और चंदू रोने लगे इस नेहा के चक्कर में। एक में तो एक से याद आ जाएगा एकता भिष्ट, देख लो एकता भिष्ट। में से आ जाएगा मानसी जोशी, मनीष, उसके बाद चंदू, चंदू आ जाएगा उन्मुख चंद, उन्मुख चंद। उसके बाद लिखा हुआ ना चंदू तैयार, उन्मुख चंद रोने लगे इस नेहा के चक्कर में। अब रोने से आ जाएगा रजत भाटिया। महेंद्र सिंह धोनी सबको याद रहा ना, सही बात है। तो इससे याद आ जाएगा हमारे पास रजत भाटिया, रजत भाटिया याद आ जाएगा। उसके बाद स्नेहा राणा, स्नेहा के चक्कर में, स्नेहा राणा के चक्कर में। श्वेता वर्मा को छोड़ दो, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बात बताओ समझ में आई नहीं है तो ट्रिक को दोबारा दोहरा। क्रिकेट देखकर तेरे आशिक का पतन होगा। क्रिकेट देखकर तो क्रिकेट ही पता लग जाए, क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी, इसलिए मैंने क्रिकेट भी जोड़ा उसमें। तेरे तो तारा रावत, आशिक का यानी आशीष सिंह नेगी, पतन हो गया यानी ऋषभ पंत। में एक तो याद आ जाएगा एकता, में तो याद आ जाएगा हमारे पास मनीष, यो हमारे पास यो मानसी जोशी। उसके बाद हमारे पास मनीष पांडे, उन्मुख चंदू रोने लगे, रोने से याद आ जाएगा रजत भाटिया। उसके बाद किसके चक्कर में? स्नेहा राणा। अब मैं तुमको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं क्रिकेट के बारे में, जो ताकि एक छात्र को पता होना चाहिए। कल को क्रिकेट के बारे में तुम तो कुछ पूछ लो, बता तो दोगे। वैसे लड़कियां ना जो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखती है। तुम्हारे कोई दिलचस्पी नहीं क्रिकेट जैसे टीम? तुम्हें तो तुम्हें कौन से खेल में दिलचस्पी है? कौन से गेम में दिलचस्पी नहीं? मतलब कोई बढ़िया लगा? तुझे भी नहीं लगता कोई बढ़िया? तेरा भी कोई गेम बढ़िया नहीं है? हॉकी? और तुझे? क्रिकेट की सुन लो, क्रिकेट की उत्पत्ति, क्रिकेट की शुरुआत 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई थी। हमारे देश का नहीं है क्रिकेट, यो इंग्लैंड, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी नहीं दे रहे। पहला अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था हमारे पास, पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1884 में। ये 16वीं शताब्दी अमेरिका और कनाडा के बीच में, मतलब सबसे पहली बार मैच कब हुआ? अमेरिका और कनाडा के बीच में। पूछने का नहीं है, सामान्य जानकारी तो तुम्हें पता रहा है, ये इसे जनरल नॉलेज बोल रहा हूँ। पहला टेस्ट मैच क्या हो? एक तो हमारे पास फुल मैच हो 50 ओवर का, 50 ओवर फेंके जा। एक ओवर में कितनी बॉल हो? 6 बार गेंद फेंका प्लेयर, गेंद फेंको। बॉलर से बोलो जो गेंद फेंको, अब बैट्समैन से बोलो जो हाथ में थपकी से ले। अच्छा पता फिर अंपायर किसे बोल रहे? अच्छा इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब 6 रन। अच्छा इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब अगर इसका मतलब हमारे पास 4 रन है। हाँ इसका मतलब नॉट आउट है हमारे पास। अच्छा इसका अगर ऐसा कर दे, उंगली उठा दो, आउट। ये पता थोड़ा बहुत क्रिकेट देख ले करो, मजाक नहीं। पहला टेस्ट मैच 1887 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। टेस्ट मैच में 20-20 ओवर हो, 20-20 ओवर। भारत में क्रिकेट की शुरुआत कभी 1721 में। लगान पिक्चर इस पे बनी है। भारतीय टीम का पहला टेस्ट मैच कब हुआ? 1932 में। 1932 में कभी नहीं वो आया था? कौन सी लड़ाई चल रही थी? हिस्ट्री तो याद पड़ी। रैमजे मैकडोनाल्ड योजना आई थी, जिसमें दलितों को निर्वाचन प्रतिनिधित्व की बात याद करेगी। अब तुम्हें जो चीज याद रखनी ना, वो याद रखनी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई। इसी का जो अध्यक्ष बना रखा है, बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बना रखा है जे शाह को बना रखा है। और इतने सारे बड़े बड़े क्रिकेट हमारे यहाँ मौजूद है, और जे शाह अमित शाह का बच्चा, और आज तक उस पर बैट पकड़ना नहीं आता। लोग उसकी बहुत आलोचना करो भारत के अंदर, दबा को खूब आलोचना हो उसकी, इतना ट्रोल करो उसे, इसे बैट पकड़ने नहीं आता। और क्रिकेट के अंदर जो भी फैसले लेगा बीसीसीआई का सारा उसका अध्यक्ष वो। और हाँ
और ये बात करते हैं पता किसकी, परिवारवाद की। ये परिवारवाद नहीं है तो भाई मुझे बता दो ये क्या है। जब इस पर आज तक क्यों हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इतने बड़े बड़े लोग पड़े, सहवाग पड़ा हुआ, सही बात है, इन्हें क्यों नहीं इसका अध्यक्ष बना सकते हम। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। पहला वनडे मैच देख लो, वनडे मैच का मतलब पता क्या हो, 50 गेंद, 50 ओवर होंगे, उसके अंदर एक बार 50 ओवर जानेंगे ना, एक ओवर में कितनी बोलो 6, तो 50 बार 50, ये पूरा फुल मैच इसे मानना था। ठीक है, पहला वनडे मैच 1971 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, भारत का नहीं खेला गया। पहला वनडे मैच इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंग्लैंड की टीम बहुत खतरनाक हो, ऑस्ट्रेलिया की बहुत खतरनाक हो, सही बात है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर पड़े हुए, भयंकर भयंकर प्लेयर पड़े हुए, समझ में आई बात है। मैंने बहुत मैच पे पैसे लगाए पहले यार, सारे हार गया मैं यार, जीतता भी। भारत की पहली वनडे जीत, सुन लो, भारत की पहली वनडे जीत, भारत ने पहली वनडे जीत 1975 में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ हासिल की थी। सबसे पहली बार ना हम अफ्रीका को हराकर तब जीते थे, पहली बार 1975 में। सामान्य जानकारी क्रिकेट के बारे में दी थी। उसके बाद भारत का पहला विश्व कप जीतता है, इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड कप जीतता है, फर्स्ट वर्ल्ड कप 11 साल बाद आओ, 11 साल बाद आओ वर्ल्ड कप। हाँ, अरे जो हम कह रहे हो सुन लो, ठीक, जो वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप 11 साल, जो वर्ल्ड कप 11 साल बाद आओ, 2011 में आया था, सही 2000, फिर कोरोना के टाइम पे आया नहीं, फिर बाद में आया था, हम हार गए थे वर्ल्ड कप। सुन लो, जब हम वर्ल्ड कप हार गए थे, क्यों हारे हम पता, वर्ल्ड कप क्यों हारे, कारण बता। जब भारत के सारे लोगों तो सबको उम्मीद थी, क्रिकेटर को पूरा प्रेशर था, वर्ल्ड कप जीतने, वर्ल्ड कप पिछली बार धोनी ने जिता दिया था 2011 के आसपास, इस बार विराट कोहली पर प्रेशर, सारे जब इंसान प्रेशर में हो ना, सारे फैसले गलत होंगे उसके, हड़बड़ा गए सारे लोग, नहीं तो पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरा एफर्ट लगा रहे थे, इसलिए अपने माइंड को थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए। मान लो तुम पेपर करने चल रहे, माइंड तुम्हारा स्वस्थ, आराम तो देख के जाके जो होगा, जिंदगी बहुत बड़ी, खाली 10 क्वेश्चन सही कर पाओगे। नहीं तो मेरे पास बच्चे ऐसे ऐसे तैयारी कर रहे हैं, ऐसा करके जाऊंगा, नंबर आए 300 बेचारे, 500 में 300 नंबर 12वीं क्लास वाले। फिर मुझे आगे पूछे आपको कैसे पता था मेरे इतने नंबर आ गए, मैंने कहा भाई शकल देख देख के, ये थोड़ी शकल देख देख के बड़े हो गए हम यहाँ। इसे देखो, चलो T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता मैंने, आईपीएल, और आईपीएल की शुरुआत देखो, जो आईपीएल जो चल रहा है आजकल 2008 में इसकी शुरुआत, इंडियन प्रीमियर लीग बोलती है, ठीक है। क्रिकेट के प्रारूप देख लो, हमारे पास क्रिकेट 3 रूप से, एक तो टेस्ट हो, एक वनडे, एक T20 हो। टेस्ट हो चलो 20-20 के 20-20 ओवर वाले, ठीक है। एक T20 की टीम हो, T20 ये भी बहुत हो, T20 प्लेयर, एक हो वनडे। तो टेस्ट मैच 3 प्रकार के हो हमारे पास, एक तो टेस्ट, वनडे और T20। जो वर्ल्ड कप हो ना, वो वनडे वाला हो, 50 ओवर वाला हो। अच्छा, अर्जुन खेल के मामले में अगर कोई पुरस्कार है ना बढ़िया टॉप का, वो अर्जुन पुरस्कार है, जानेंगे हम, ये समझ लो सारे पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, पहले इसका नाम ये तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब नाम रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रखना इसका नाम। प्रथम विजेता कौन है, MS धोनी 2007-8 के अंदर जीता था, रोहित शर्मा 2020 में जीत रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, सबसे ऊपर हमारे यहाँ अगर कोई पुरस्कार हो भारत के अंदर सम्मानित पदों जो माना जा बढ़िया पहले नंबर पर, उसका नाम है हमारे पास भारत रत्न। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत को मिला, उत्तराखंड की बात करो, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास पद्म भूषण, फिर आओ पद्मश्री, यही था ना, बता तुम, यही तो हो हमारे पास। सबसे ऊपर तो भारत रत्न होगा, फिर पद्म विभूषण होगा, पद्म विभूषण, फिर आगे उसके बाद पद्म भूषण, फिर आगा पद्मश्री तीसरे नंबर, पद्मश्री तीसरे नंबर पर हो दोबारा। सबसे ऊपर क्या होगा भारत रत्न, फिर नीचे क्या होगा हमारे पास पद्म विभूषण, फिर क्या होगा पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आ गया। समझ बात, ये पुरस्कार कल भी पढ़ाए जाएंगे, याद रखना हमारे पद्मश्री पद्म भूषण, ये हमारे पास। चलो, ये क्रिकेटरों को प्राप्त सचिन तेंदुलकर को मिल रखा है पद्मश्री पद्म भूषण भी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अवार्ड देख लो कौन कौन से, इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट परिषद बना रखी है हमने, जो हर वर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार देती है, हर साल देवे। ये 4 पुरस्कार, 4 होंगे, 4-5 होंगे, नीचे देखे ये लिखा है ना भारत, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, हर साल चेक करें हम, और इसमें तो कोई सा पेपर में पूछ लो, ये देखो या वाली परिषद देखो पुरस्कार। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल, वो हमारे पास यो ना क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे बोल रहे। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर में सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन था। मैच कितने प्रकार के, 3 वनडे होगा हमारे पास,
एक तो वनडे होगा हमारे पास, और एक हमारे पास T20 होगा, और एक हमारे पास वो 20 ओवर वाला होगा। कौन सा? T20 होगा, वनडे होगा हमारे पास, अरे कौन सा बताया था, टेस्ट टेस्ट होगा। ये हमारे पास ओडीआई प्लेयर का अवार्ड देंगे सर, इमरजेंसी प्लेयर ऑफ द ईयर का। ये देंगे, सुन लो ध्यान लगा कर, विराट कोहली को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2017-18 का घोषित कर रखा है। तो जब भी ये करंट अफेयर का सवाल है, करंट अफेयर में जब वहां आएंगे तो पता लग जाएगा तुम्हें, अच्छा यो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसने पुरस्कार दिया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की जो परिषद है इसने पुरस्कार दिया, भारत का होता इंपोर्टेंट हो जाए। सर गर्केफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी, ये इससे संबंधित है क्रिकेट का, इसका नाम दे चला, ये किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है। क्रिकेट ऑफ द ईयर आईआईसी द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा व्यक्तिगत क्रिकेट पुरस्कार है, व्यक्तिगत तौर पर दिया जाए, एक ही सिंगल व्यक्ति को दिया जाए, व्यक्तिगत तौर पर सबसे बड़ा पुरस्कार है। ट्रॉफी एक प्रकार की एक ही व्यक्ति को दी जाएगी, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ही देगी सभी। समझने की बात है? तो बहुत बड़ी ट्रॉफी होगा, हर क्रिकेटर का सपना होगा, उससे बेस्ट कुछ नहीं है उसके लिए, किसकी क्रिकेटर के लिए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 23 वाला सवाल लगा दिया मैंने। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, वर्ल्ड कप 2023 में ना वर्ल्ड कप फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था हमारे पास से। कहां से? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में। वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? किसने बनाए? विराट कोहली ने। विराट कोहली तो लोगों को बहुत उम्मीद थी। 2024 में आईपीएल का कौन सा संस्करण होगा? 17वां संस्करण 2024 में हुआ, 25 चल रहा, तो 18वां संस्करण में इसलिए कहता था, देखो 18वां संस्करण 25 चल रहा है, थोड़े पुराने पर्सन हो गए। 2024 में भारत और इंग्लैंड के बीच ऐसे पर्सन आते बताते, मैंने आइडिया दे दिया तुम, ताकि तुम्हें डर ना लगे। फिर 2024 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का स्कोर क्या रहा? ये रहा 4-1 से रहा। 4-1 से रहने का मतलब क्या हो? 4-1, ये 4-1 स्कोर रहा पूरा का, इतना 4 स्कोर रहा टेस्ट सीरीज का स्कोर। अगर देखेंगे सर अंडर 19 वर्ल्ड कप 20, ये देखो कहाँ आयोजित करा जाए, ऐसे सवाल पूछेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 24 ये कहाँ आयोजित करा जाएगा, इसका स्थान पूछ रहा है, ऐसे सवाल पेपर में आती है। आइडिया दिया भी नहीं तुम्हें, ऐसा करोगे। भारत का कोच 2024 में कौन है? राहुल द्रविड़। ये हमारे पास महिला प्रीमियर लीग, जिक्र आईपीएल हो, इस तरह हमारे महिला प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? ऐसे सवाल पूछे जा, और जब ऐसे सवाल पूछे जाएगा तुम इग्नोर नहीं करने के, क्योंकि करंट अफेयर है। जब तक तुम पेपर दे रहे होंगे ना, तो तब तक तुम्हारे वहां बम्बार लग चुके होंगे, तुम फिर मेरी क्लास ढूंढोगे और खोल के देखोगे, अच्छा इस तरह बताया था, इस तरह पढ़ना। ये वहां देखो क्वेश्चन पूरे लगा रखे। 2024 में भारतीय क्रिकेट महिला टीम के कप्तान कौन है? तुमने इसकी टीम भी तो बना रखी है, ये देखो पूरी की पूरी टीम की जानकारी ले लेनी थी। 2024 में सबसे ज्यादा T20 रन कप भारतीय किसने बनाया? सूर्य कुमार सेन यादव ने बनाया। भारत का पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया? जो गांव के जो होने लड़के एकदम फटाफट सर सबको उत्तर देते हैं, उनके रट्टे फिर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम्हें। ये हमारा आज का निशानेबाज वाला पूरा, ये पेपर में पूछा जाएगा। ये तुम्हारा निशानेबाज खिलाड़ी हमारे पास, उनका नाम, हमें ना क्रिकेट की भारत में एक संस्था बताई थी, वो नाम है बीसीसीआई, ठीक। और उसके अध्यक्ष कौन? जय शाह। किसका लड़का हो? अमित शाह, ठीक। निशानेबाज खिलाड़ी हमारे पास अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को मत भूलना, निशानेबाज का बड़ा खतरनाक था, मेडल जीत के ले आए, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। निशानेबाजी में मनु भाकर का नाम सुना है? मनु भाकर जो राहुल गांधी से मिली थी, सही बात है, वो भी मेडल जीत के ले गई, गोल्ड मेडल नहीं लाई जीत के ओलंपिक के अंदर। ओलंपिक एक ऐसा गेम है, जो भी व्यक्ति ओलंपिक के अंदर खेलकर कोई भी मेडल जीत कर लेकर आगा, उसका अलग तो सम्मान है, क्योंकि ओलंपिक 4 साल बाद आ रहा है, हर साल नहीं आ रहा। कुछ गेम ऐसे जो हर साल आते हैं, कुछ ऐसे 2-2 साल बाद आते हैं। एशियन गेम होंगे, कुछ कॉमनवेल्थ गेम होंगे, ठीक। तो कॉमनवेल्थ गेम ये कल को पढ़ेंगे हम, कौन कौन से गेम होते हैं, और ये तुमने पढ़ लेना एक बार तो काफी आगे पहुंच जाओगे तुम। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है ओलंपिक में, ओलंपिक 4 साल बाद वो, उसके अंदर 2008 के अंदर बीजिंग में खेला गया था ओलंपिक, और वहां सबसे पहले स्वर्ण पदक जीत के ले गया था ये अभिनव बिंद्रा हमारे पास। और अभिनव बिंद्रा देहरादून के रहने वाले, देहरादून से संबंधित रखते हैं ये अभिनव बिंद्रा। इनकी मैं ट्रिक नहीं बताने का, रट लो सर तुम्हें 100 का क्या समझा रहा हूँ मैं निशानेबाज में। अच्छा हाँ, एक अभिनव देसवाल हमारे पास, ये हरिद्वार के रुड़की के रहने वाले, तुम इनका नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, सही बात है। अब देख लो, आज मैं तुम्हें ऐसी खिलाड़ी का नाम बताने वाला हूँ जिसे तुमने सुन लेना, तुम पता यार सच में खिलाड़ियों की ऐसी हालत भी हो सकती है, सरकार कितना ध्यान दे रही है। उस खिलाड़ी ने लगभग 28 के आसपास मेडल जीत रखे, और वो रोड पर रखकर नमकीन बेच रही। ये हमारे देश का हाल है, उत्तराखंड की है। देख यार, देखो इसे देखियो,
24 स्वर्ण पदक जीत रखे इसने पैरा ओलंपिक अंदर। दिव्यांग निशानेबाज है यार, नमकीन बेचने में मजबूर है कोरोना के टाइम पर। ये हमारे यहाँ खिलाड़ियों की हालत है। तुम कैसा भारत बनाना चाहते हो? ये अरे क्या वादा करता, ना तो बाप है इसका ना इसका भाई है, दोनों की मृत्यु हो चुकी कोरोना के टाइम पर। इसे वादा करा गया था कि जो मेडल जीत के लेकर आएगा उसे नौकरी मिलेगी, कोई नौकरी नहीं दी गई से। मजबूर हो फिर अगली जगह रास्ते के बीच में जाकर ठिया लगाना पड़ा सर कि बताने खातर इसके पास 24 मेडल है, तब भी सरकार ध्यान नहीं देने को उतारू है। तो इतनी तो बुरी हालत हमारे यहाँ से, और तुम चाहते हो कि मेडल जीत लो। जब ऐसे ऐसे व्यक्ति जिसके पास 24 स्वर्ण पदक, तो कोई व्यक्ति जो पड़ोस में देख रहा होगा, ठीक है, जो लड़की अगर वो गेम में जा रही होगी, उसके माँ बाप उसे गेम में जाने देंगे? अगर कोई लड़का गेम में जाना चाहता है तो कहां तक फिर इनोवेशन पैदा हो जाएगा? इतनी बुरी हालत है। ये हालत है कि 24 मेडल 24 स्वर्ण पदक जीत चुकी देश की पहली दिव्यांग निशानेबाज, आज सड़क पर नमकीन बिस्कुट बेचकर कर रही है गुजारा। दुख होता भाई ऐसे चीजें को देख। अब सोच लो, इनका नाम बता तुझे, इसका नाम बता। अभिनव देशवाल, वो अभिनव देशवाल हरिद्वार के, रुड़की के। डेफ ओलंपिक खेल के अंदर 2022 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतता है ना, ओलंपिक में जीतता है। डेफ ओलंपिक, ये कौन था ये भी जानेंगे। ओलंपिक 2 हो, एक तो विंटर का हो, एक समर का हो हमारे पास, ये भी जानेंगे हमारे पास। तो कौन कौन सा कब हो ये भी जानना बहुत जरूरी। ओलंपिक भी 2 हो, समझना एक बात। शीतकालीन ओलंपिक हो, जो पिछली बार हो शीतकालीन ओलंपिक थे, देख जानेंगे हम। लेकिन कल ओलंपिक के बारे में तमीज अभी से समझ लो। पहले जसपाल राणा का जन्म टिहरी में हुआ था, इनका पूरा परिवार स्पोर्ट में चला गया। सही बात है, अच्छा नाम कमा रहे पूरा। जसपाल राणा जन्म हुआ टिहरी में, चलामू गांव के अंदर, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं जसपाल राणा। नीचे फोटो भी लगाई हुई, 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। निशानेबाज दिलराज कौर, गोल्डन गर्ल कहलाती है। जो तुम्हें फोटो दिखाई ना उसका नाम दिलराज कौर ही उसका नाम, गोल्डन गर्ल है। अब कहां से गोल्डन गर्ल बना रखा है उनको, बेचारी नमकीन बिस्कुट बेच रहे। गलत बात है ना। इसका नाम है दिलराज कौर, कितना अच्छा नाम है। और काम देख लो, ध्यान किसने दिया? सरकार इतनी निगम्मी सरकार है हमारे यहाँ। कभी कभी तो सोचो इन्हें छोड़कर न्यूज रिपोर्टिंग ही कर लो। तुम्हें भाई फीलिंग आ रही थी क्या? ये कौन ऊपर जसपाल राणा, ये जसपाल राणा, ये दिलराज कौर, ये गोल्डन गर्ल, ये गोल्डन बॉय। इनका तो परिवार सक्षम है भाई, इन्हें छोड़ दो तुम। इनकी बात करते हैं ना, दिलराज कौर की, ठीक है। 24 स्वर्ण पदक जीत चुके, लेकिन इन्हें कहा ना नमकीन बिस्कुट बेचने पड़े। 2021 के बाद की तस्वीर है, 22 के आसपास की तस्वीर है जो मैंने उठाई है। समझ की बात है। अब सोच लो क्या हाल होगा। और तुम क्या कहते हो? स्वस्थ उत्तराखंड, कैसे स्वस्थ उत्तराखंड बनाओगे? अब जो उनके आसपास के पड़ोस के होंगे, जिन्होंने न्यूज देखी होगी और उनके घर वालों ने देख ली होगी, और बच्चा गेम में जा रहा होगा, पता क्या चुपचाप अंदर बैठ लेते, कोई तो गेम में भेज दे। ये मेडल शूटिंग से संबंधित, शूटिंग जानते हो ना, हाथ में बंदूक ले ले किसी को उड़ा दिया, वो नहीं है शूटिंग। या किसी को नहीं उड़ाना, जहाँ निशाना कहा जाएगा वहां मारना निशाना। समझ बात। मेरे पास एक गन है, उसमें 8 गोली है, तो तुम चाहे तो निशाना लगा सकते हो। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। लाइसेंस पर ले रखी मैंने गन। निशानेबाजी, ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी को पहली बार कब शामिल किया गया? 1896 में। क्वेश्चन लगा रखे मैंने। भारत को निशानेबाजी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब किसने दिलाया? इंपोर्टेंट, अभिनव बिंद्रा ने। अरे अभिनव बिंद्रा देहरादून के, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट, बढ़िया नाम होगा, टॉप का नाम होगा। 10 मीटर एयर राइफल हो, एक राइफल स्पर्धा में 10 मीटर तक का गैप होगा और वहां निशान लगाएंगे। कुल कितने निशाने लगाए जाते हैं? 60 बार निशाना लगा सकते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर कौन सी स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीता था? डबल ट्रैप। इसे छोड़ दो, इंपोर्टेंट बात। भारत की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज कौन है? उसका नाम है अंजलि भागवत। हमारे पास निम्नलिखित में से कौन स्पर्धा शॉटगन से संबंधित है? ट्रैप। इसे छोड़ दो। अच्छा, मनु भाकर तो चलो तो भी आया, एयर पिस्टल से संबंधित। बैडमिंटन के खिलाड़ी पैदा हो, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है।
नाम लक्ष्य सेन है इनका, पहले भी मैं इनके बारे में बता चुका तुम्हें, अल्मोड़ा के रहने वाले, जब अल्मोड़ा जिला पढ़ाया था मैं तुम्हें इसका। हाँ, इनका भी परिवार चला जा रहा है। अरे ये बहुत कम उम्र के हैं, समझ की बात है, ये बहुत कम उम्र के बैडमिंटन, बहुत कम उम्र के, बहुत कम एज है इनकी। लेकिन खिलाड़ी की जिंदगी ना, स्पोर्टमैन की जिंदगी हमेशा जज्बात पे मिलकर बनती है, समझ की बात है। जज्बात जानते हो, अपनी मस्त शरीर पर, और दूसरा अपने मस्तिष्क पर बहुत कंट्रोल कर रहना पड़ता। एक खिलाड़ी को अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रखना पड़ता। इन खिलाड़ियों को सीखा जा सका, अपना पूरा जीवन इसमें लगा देना। वंदना कटारिया ने कितनी मेहनत करी होगी उस स्तर पर पहुंचने के लिए, अपने मन को कितना कंट्रोल करा होगा, सोचने वाली बात। और सारे खिलाड़ी ऐसे मेहनत करते हैं, बहुत कम उम्र के, 99 96 साल, 96 1996 पैदाइश है, ज्यादा बड़े नहीं है। लक्ष्य सेन नाम है इनका। अच्छा, लक्ष्य सेन क्यों, लक्ष्य सेन का नाम दोबारा फिर लूंगा मैं, जब 38वें नंबर का हमारे पास राष्ट्रीय खेल का सम्मेलन हुआ ना, राष्ट्रीय खेल मतलब हमारे पास ये नेशनल गेम हो, यहीं से देहरादून के अंदर स्टेडियम में आए, तो मोदी जी आए, धामी जी आए, और उनके साथ लक्ष्य सेन भी आए उद्घाटन करने। ये लक्ष्य सेन वे भी है। लक्ष्य सेन इतना फेमस क्यों, कुछ तो करा होगा, जब तुम लक्ष्य सेन के बारे में जानोगे खुद ही पता लग जाएगा इनका महत्व तुम्हें। सही, कल को पढ़ाऊंगा, याद रखना। 38वें जो नेशनल गेम, 38वें जो राष्ट्रीय खेल, 37वें हुए तो गोवा में, 38वें हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम हुए, समझ बात है। और जब नेशनल गेम हो ना, देश भर के कोने कोने से खिलाड़ी भाग लेने आते हैं, समझ में आएगा। तो पहले नहीं चले जाने दो ठंडी चबन्नी को, चलो। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के रहने वाले, 2022 में थॉमस उबेर कप, ये पेपर में नाम पूछा जाएगा, थॉमस उबेर कप किससे संबंधित है, कौन से गेम से, बैडमिंटन का। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट होगी, याद रखना बात। या विजेता टीम के सदस्य रहे थे, थॉमस उबेर कप, पूरा थॉमस उबेर कप ही जीत कर ले आए, उस टीम में ये शामिल थे बैडमिंटन में। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ये राष्ट्रमंडल खेल कौन से हो, जानेंगे हम, ठीक है। ये नेशनल गेम नहीं है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम है। हम कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 2022 के अंदर ये गोल्ड मेडल लेकर आए। जब गोल्ड मेडल लेकर आए तो व्यक्ति का अलग लेवल का स्थान हो जाए, समझ आई बात है। गोल्ड मेडल लेकर आए कौन, लक्ष्य सेन, कहाँ के रहने वाले, अल्मोड़ा के रहने वाले। किस कौन से गेम से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित। चिराग सेन भी है यही के, ये अल्मोड़ा के रहने वाले, ये भी चिराग सेन भी थे, सेन 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 इसका भाई है। अच्छा, उस दिन पढ़ाया था ना मैंने, मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन कहा जाए ना, बैडमिंटन क्वीन, मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन कहा जाए ना। रुद्रपुर के मनोज सरकार, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जानते हो, सही बात है, जो फिजिकली डिसेबल हो, समझ में आएगी बात है। कुछ यो कुहू गर्ग वर्ल्ड सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले प्रथम शटलर हैं, ठीक है। बस इसका नाम याद रखना, नाम याद रखोगे तो बहुत बड़ी बात है। याद होगा लक्ष्य, लक्ष्य, चिराग, मधु, रुद्रपुर गए और गर्त में गिर गए। लक्ष्य, चिराग, मधु, रुद्रपुर गए और गर्त, गर्त का मतलब वो गड्ढे, गड्ढा, गर्त याद आया, गर्ग, ठीक। चलो एक कर, लक्ष्य तो क्या याद आया, लक्ष्य सेन, चिराग सेन दोनों भाई होंगे, मधु बिष्ट होगी, रुद्रपुर, रुद्रपुर में ये जगह हमारे पास, रुद्रपुर के मनोज को सरकार। उसके बाद हमारे पास गर्त में गिर गए, कहू गर्ग याद आ जाएगा। एक व्यक्ति का और नाम आ रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है सबसे कम उम्र में पूरे एशिया के अंदर, पिथौरागढ़ का होगा, पिथौरागढ़ का, चमोली का रहने वाला, चमोली से संबंधित है। नाम परिमार्जन नेगी, और ये परिमार्जन नेगी का नाम एशिया के अंदर छाया हुआ, बहुत कम उम्र का व्यक्ति था, जिसने 2010 के अंदर से अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। खेलों के मामले में अर्जुन पुरस्कार बढ़िया पुरस्कार बनना चाहिए, याद रखना बात। सबसे कम उम्र के एशिया के प्रथम ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर हैं, ठीक है। जो शतरंज का गेम नहीं देखा तुमने, शतरंज का गेम उससे संबंधित है, शतरंज वाले से संबंधित है, इसलिए मैंने हैशटैग लगा कर लिख रखा है। परिमार्जन नेगी कहाँ के, चमोली के रहने वाले, सही बात है। 2010 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका, सबसे कम उम्र के एशिया के प्रथम ग्रेड इंटरनेशनल नेशनल मास्टर है। नाम क्या है, ग्रेड इंटरनेशनल मास्टर, कौन से गेम से संबंधित, शतरंज से।
बैडमिंटन का इतिहास पूरा का पूरा दे दिया, लेकिन इसमें तो सारे पॉइंट नहीं, कुछ पॉइंट कवर करके चलूंगा बैडमिंटन के बारे में। साइना नेहवाल का नाम सुना तुमने, वो भी तो बैडमिंटन से संबंधित है, तो जान ही लो जब आए तो फिर पूरा का पूरा। बैडमिंटन की जड़ें भारत में ही है। इस खेल को पूना के नाम से जाना जाता था, पुणे में शुरू हुआ था, पूना के नाम से जाना जाता था। पहले इसका नाम पूना था, जिसे आज तुम बैडमिंटन बैडमिंटन चिल्ला रहे, इसका नाम पहले पूना था। लेकिन जो क्यों गेम अंग्रेजों को पसंद आ गया, फिर इसे अंग्रेज अपने यहाँ इंग्लैंड लेके चले गए थे। सही बात यह 1873 के अंदर ना ड्यूक ऑफ द ब्यूफोर्ट बैडमिंटन हाउस ने इसे अपने घर बैडमिंटन हाउस में खेला। इसने खेला था ड्यूक ऑफ द ब्यूफोर्ट ना, यही से इसका नाम बैडमिंटन पड़ा। ऐसी हो उसका बैडमिंटन हाउस का नाम था अंग्रेज के, और उसके नाम पर इसका नाम बना हुआ। मोदी जी को पता नहीं लगा इसका नाम, नहीं तो कल को बदल देते लेकिन इसका नाम तो इंटरनेशनल लेवल पर है, क्योंकि यहाँ नाम बदलने की प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है ना आजकल। ये किसी का भी नाम बदलो, काम बदलो ना बदलो, खिलाड़ियों की हालत बदले नहीं जा रही है। 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन ही बना रखा है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। 9 देश शामिल है, कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। ठीक है, पूछने का नहीं, घबराओ ना, बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पर। 2006 में इसका नाम बदल दिया हमने, कर दिया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अब बैडमिंटन का जितना भी काम होगा इंटरनेशनल लेवल पर सारा ये देखेगा, कहाँ कौन सा गेम करवाना ये देखेगा ऑटोमेटिक, ये इसका काम। ओलंपिक में प्रवेश 1992 में मिला ना, बार्सिलोना के अंदर ओलंपिक खेल हुए जब, तब इसे ओलंपिक के अंदर प्रवेश मिला। ओलंपिक गेम के अंदर पहले बैडमिंटन नहीं है था। अब क्रिकेट को भी मिलने वाली, क्रिकेट को भी वरीयता मिलने वाली। क्रिकेट देख, जब ओलंपिक चले करेंगे लोग क्रिकेट भी देखने जाया करेंगे, भारत की टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वहाँ। चलो चांस तो है मेडल मिलने के। भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी तो कट दिए, इसे देखो इंपोर्टेंट है, हाँ नीचे ले लो, कोई और कुछ नहीं। अच्छा थॉमस कप पूछा ना तो बैडमिंटन से संबंधित थॉमस कप अगर पूछे ऐसे सवाल पूछे बस। साइना नेहवाल 2012 में कांस्य पदक जीता था, पीवी सिंधु ने 2016 में रजत पदक जीता था, और 2020 में पीवी सिंधु ने हमारे पास ये हो कांस्य पदक जीता था, इसलिए इनका नाम बहुत फेमस है, इनसे जुड़ा हुआ। बैडमिंटन की शुरुआत भारत में पुणे से हुई थी। अच्छा 1934 के अंदर आईबीएफ बना था, 6 में इसका नाम बना था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बन गया था, 92 में ओलंपिक में शामिल हुआ, और 2022 में थॉमस कप जीता था भारत ने। थॉमस कप 2022 में जीता, कब जीता है 22 में थॉमस कप। ये 4-5 लाइनें इंपोर्टेंट है पूरी इसमें। साइना नेहवाल और सिंधु भी ओलंपिक पदक जीत चुकी, ठीक है, लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाई। ये हमारे पास में खिलाड़ी है जो संबंधित है भारत के रहने वाले और इस गेम से संबंधित है। ठीक, अभी 2-3 के तो नाम मैंने तुम्हें याद भी करवा दिए। लक्ष्य सेन तुम्हारे यहीं का ही हो, कहाँ का हो लक्ष्य सेन? अल्मोड़ा का रहने वाला, भाई का नाम है इसके चिराग सेन। ठीक, ये कोई मेडल जीत का है, थोड़ी पहले बताया मैंने तुम्हें, ये कोई मेडल जीत का है 2022 में, 22 में, 20 में, कब जीत कर लेगा है कौन? अभी जीवा भी भूल गए बेवकूफ, पता नहीं कहाँ तक आ जाओगे धरती पे। भगवान इतना कब दिमाग भी किसी को नहीं लगा यार, मतलब क्या है यहाँ से? कौन से गेम? राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर, कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर जाएगा। कहाँ का रहने वाला लक्ष्य सेन? इसे भाई भाई जा रहा है, रिश्ता भी जमा देगा तो उसका। बैडमिंटन का आधुनिक रूप कहाँ से आया? भारत से आया बैडमिंटन का आधुनिक रूप। बैडमिंटन को पहली बार कहाँ खेल लगाया? अब उन्होंने कहा धरती पर कट गया क्वेश्चन, बड़ा बदतमीज आदमी यार, कैसे काट दिया। अच्छा कब खेल लगाया? 1992 में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कब बना? 1934 में हमारे पास। ये बैडमिंटन नॉकेट का सामान्य वजन कितना हो? बैडमिंटन नॉकेट का कितना हो? 70 से लेकर 100 ग्राम तक। भारत में पहली बार थॉमस कप कब जीता? 22 में जीता है ना। ये सारे क्वेश्चन लगा रखे मैंने इंपोर्टेंट पर। ये पर्वतारोहण से संबंधित, ये सबसे इंपोर्टेंट है। पेपर देने जाओगे ना, एक क्वेश्चन इसमें लिख कर रख लो 100% पक्का। ठीक, अब जानते हैं पर्वतारोहण क्या हो, माउंटेनियरिंग क्या हो, पता? पर्वतारोहण क्या हो? पहाड़ों पर चढ़ना। चढ़ोगे कैसे? रस्सी लेकर, बैग लेकर? एक दिन का तो प्रोग्राम होने का नहीं हो, कई दिन का होगा। ठीक, तो यही चेक करना है सबसे पहली बार कौन कौन कहाँ कौन सी चोटी पे चढ़ा।
और ये पर्वतारोहण वाला काम हमने शुरुआत कब से करी भारत के अंदर, समझ नहीं बात यार। सबसे पहली बात किसी शुरुआत भी तो करी होगी और जानते हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प तरीका हो ना। आधे लोगों को पहाड़ों पर घूमने का शौक, इसे ना साहसिक खेलों की कैटेगरी में डाल देते हैं। साहस वाला काम ना, हल्का काम नहीं है बिल्कुल भी, साहसिक खेल की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये साहसिक खेल है, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालना हो। बहुत सारे लोग कोशिश करी, मर भी गए, समझ नहीं बात है। लेकिन ये है, अगर तुम घूमने का शौक है सच में ही, तो आराम से जा सको बड़े प्यार के साथ। ऐसा पर्वतारोहण एक आउटडोर गतिविधि है। पर्वतारोहण किसे कहते हैं? जिसमें पहाड़ों पर चढ़ना शामिल है, ठीक, जिसमें लंबी पैदल यात्रा भी शामिल है। इस पर्वतारोहणी बोलो, चट्टानों पर चढ़ना, बर्फ और बर्फ से ढकी ढलानों को पार करना शामिल है। स्कीइंग किसे जानते हैं? स्कीइंग किसे कहते हैं? वो नीचे पैरों में जूते से लगा लिए हैं, सही बात, और ऐसे करके डंडी से करके करते फिर स्कीइंग। हमें भी करवाए थे वहां से कश्मीर के अंदर। मैंने कहा हमारे बस की बात नहीं है, 14-15 दिन की ट्रेनिंग हो, उसकी फिर इंसान एक्सपर्ट हो जाओ उसमें। ओली के अंदर हो, यहाँ से ओली में, यहाँ इंदिरा गांधी ने उद्घाटन करा था उसका 1973 के आसपास। देखो बर्फ से शामिल है। एक खेल शौक या पैसा भी है, खेल भी है, शौक भी है, पैसा भी है। कुछ लोग शौक के लिए करते हैं, कुछ लोगों के लिए खेल एक प्रकार का कि कौन पहले पहुंचेगा वहां से। पिक्चर देखिए, ये जवानी है दीवानी, किने देखिए जवानी है दीवानी? देखिए नहीं, कभी टाइम लगा पिक्चर देखना, ये जवानी है दीवानी, सही बात है। और जीवन में वो सीखने का मिला, कभी नहीं सीखा हो। जो लोगों को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराने की अनुमति देते हैं, इसे पर्वतारोहण कहते हैं। ये पर्वतारोहण, अब बार बार इसका नाम आगा ना। हमारे यहाँ पर्वतारोहण को लेकर संस्थान भी है। सबसे पहली बार राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब हुआ कि चलो भाई तुम पर्वतों पर चढ़ सकते हो, अनुमति मिल दे दी गई राज्य में। हम उस टाइम पे यूपी थे, उत्तराखंड तो बाद में बने, 1905 में शुरुआत होगी। और जिस व्यक्ति ने शुरुआत करी वो 5500 कुछ मीटर तक ही चढ़ पाया, उसके बाद उतर कर फिर नीचे चला है, सही बात है। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर गया, सीधे सर माउंट एवरेस्ट बन जाने के सबसे पहले जाएंगे उत्तराखंड के नंदा देवी चोटी पे, सही बात है। नंदा देवी चोटी पे चढ़ने का प्रयास करा, उसका नाम टीजी लेंग स्टॉप, और यहाँ टीजी लेंग स्टॉप के नाम से ही लेंग स्टॉप वाटरफॉल भी है, वहीं झरने का नाम रख रखा है इसके नाम पे। जहां तक चढ़ा था नंदा देवी शिखर पर चढ़ने का प्रयास करा था। नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी तो सबसे ऊंची चोटी, और पूरे भारत भारत की तो दूसरी, उत्तराखंड की पहली है। तो यहाँ ना इसके नाम पे ही एक वाटरफॉल का नाम भी रख रखा है। चलो आगे चलते हैं। नंदा देवी का नाम है किलर माउंटेन। जो भी व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा ना, उसे मौत के घाट उतार देगी। इसके नाम नंदा देवी का नाम किलर माउंटेन, हम किलर माउंटेन के नाम से जानते हैं। इस पर सबसे पहले लॉन्ग स्टॉप ने आरोहण किया था। असफल रहा, पूरा नहीं चढ़ पाया। कुछ लोग कहते हैं सफल रहा, किताबों में लिखा हुआ सफल रहा, लेकिन मेरे हिसाब से पूरी तरह चोटी को कवर नहीं कर पाया। 5500 कुछ मीटर तक चलने के बाद जहां तक गया था, उसके बाद इसकी हालत हो गई थी डाउन, उसके बाद जा नहीं पाया। अब इसका नाम रख रखा है वाटरफॉल का नाम लेंग स्टॉप वाटरफॉल। सफल आरोह क्या साथ लेके चलते हैं खाने देने भाई। हाँ, कुछ ऐसी चीजें रखो जो खराब ना हो लंबे समय तक, पैकेट वाली चीजें। रस्सी लेके रखते हैं, सही बात है। बहुत चीजें इनके पास हो, बैग ऊपर पूरा। 1936 में ओडल व टिलमैन, 1936 में ये व्यक्ति चढ़ा था। इसका सफल प्रयास रहा। ओडल और टिलमैन का दोनों गए थे, इनका सफल प्रयास रहा था। लेकिन ये भी नंदा देवी पर गए थे, माउंट एवरेस्ट पर नहीं गए थे। नंदा देवी को उन्होंने सफल कर लिया था। इनका ओडल और टिलमैन का नाम अगर पूछा जाए तो अच्छा, हाँ 1953 की, वो तो 36 की बात है, 53 में आए हम। एडमंड हिलेरी और तेजिंग नार्गे। तेजिंग नार्गे का नाम बहुत फेमस है, इसके नाम पर भारत उत्तराखंड में पुरस्कार भी दिया जा, हम जानेंगे भी। उत्तराखंड में गिने चुने 3-4 पुरस्कार फेमस है। सलेश मटियानी, सलेट मटियानी की किताब भी पढ़ते हैं तुम है? हाँ, सलेश मटियानी बहुत नामी व्यक्ति थे। एक अजनबी और ऐसी किताबें, मतलब उपन्यास लिखा, बहुत बढ़िया मस्त किताब है, कभी पढ़ने का मौका मिलेगा। कल पुरस्कार बताऊंगा, बहुत गजब की किताब है, बहुत माइंड को शांति मिले पढ़ने के बाद। गजब उपन्यास लिखे। चलो से देख लो पहले। एडमंड हिलेरी, तेजिंग नॉर्गे, ये माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। माउंट एवरेस्ट पर जाकर चढ़ गए। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, 8,848 मीटर।
1954 में पहली बार दार्जिलिंग के अंदर एक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान बनाया गया। यही ट्रेनिंग दी जा, हिमालय पर्वतारोहण, पर्वतों पर कैसे चढ़ा जाएगा, क्या क्या चीज तुम उपकरण इस्तेमाल करोगे, कैसे कैसे रास्ते में तुम कठिनाई आगे, इसका भी कोर्स हो। सही बात है, इसकी भी पढ़ाई हो, और पढ़ाई होने के बाद जब जाकर तुम्हें वहां भेजा जाएगा। इसके लिए कॉलेज खोला गया दार्जिलिंग के अंदर। दार्जिलिंग कहाँ बोले, पश्चिम बंगाल के अंदर। दार्जिलिंग के अंदर खोला गया था पहली बार कॉलेज, नाम 1954 में खोला गया था। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना, मैंने कहा ये मुंशियारी के अंदर मौजूद है, याद रखना। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी के अंदर मौजूद है, समझ की बात है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, अच्छा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तो उत्तरकाशी में शायद, PNS सर्वेयर पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी भाई, समझ की बात है। ये तो उत्तरकाशी में होगा, ठीक। 1965 में बना था, और ये हमारे पास मुंशियारी में पिथौरागढ़ के अंदर। उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ साहसिक, देखो उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन है पंडित नैन सिंह। अच्छा, पंडित नैन सिंह में भी दिमाग कुछ आ रहा। दो संस्थान के नाम कल ही बताए थे मैंने तुम्हें। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी के अंदर, पिथौरागढ़ के अंदर, मुंशियारी पिथौरागढ़, ठीक। ये हमारे पास नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के अंदर है। ये उत्तरकाशी के अंदर हमारे पास कौन सा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। दो संस्थान हमारे पास। सबसे पहले दार्जिलिंग में खुला था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के अंदर हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, पूरे हिमालय का, पूरे हिमालय कवर करो। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन, क्योंकि पर्यटन यात्री आते हैं, स्कीइंग करते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक, राफ्टिंग करते हैं। अभी हम जुलाई में जाऊंगा, जून या जुलाई में जाऊंगा मैं राफ्टिंग करने। राफ्टिंग जानते हो क्या हो, ये पता राफ्टिंग क्या हो, ये पता क्या हो। हाँ, ऋषिकेश के अंदर होती है, उसमें नाव सी में बैठ जाए, कभी ऊपर घूम लेंगे, कभी नीचे फिर लेंगे। एक नंबर का गधापन हो, समझ की बात है, एक नंबर। अपने घर में बैठे जाओ शांति से, करना चाहिए। उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2018 में, ठीक, 2018 में ये उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला। कि क्यों मिला, 2018 मिला। ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के अंदर कभी तो मिला। सबसे ज्यादा साहस वाले कार्य यहीं तो हो रहे, सारे गेम यही तो खेले जा रहे हैं। अच्छा, प्रथम भारतीय वायु सैनिक थे जो माउंट एवरेस्ट पर जाकर चढ़े गए थे, उनका नाम हमारे पास रमेश चंद्र त्रिपाठी। प्रथम भारतीय वायु सैनिक रमेश चंद्र त्रिपाठी, माउंट एवरेस्ट को सफल आरोहण करने का काम करा इन्होंने, चढ़ाई करी। उत्तराखंड का पहला, सुनूंगा मैं सारे के सारे, जितने भी ऊपर तो समझा रहा हूं सारे सुनूंगा, क्योंकि इनमें पेपर में पक्का सवाल है। उत्तराखंड का पहला व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, उसका नाम हमारे पास हरीश चंद्र सिंह रावत। 1965 की बात है, देख लो। प्रथम भारतीय वायु सैनिक रमेश चंद्र त्रिपाठी, माउंट एवरेस्ट को सफल आरोहण करा उन्होंने। उत्तराखंड का पहला हरीश चंद्र सिंह रावत पहला है, ठीक है, जिन्हें माउंट एवरेस्ट को पता करा। दो बहनें ऐसी हैं, एक तो तानसी होगा, एक नुगंसी होगा। इन्होंने 7 महाद्वीप की 7 चोटियों की चढ़ाई कर रखी। 7 महाद्वीप की 7 चोटियों की चढ़ाई कर रखी, सबसे ऊंची चोटियां। सही बात है, दोनों सगी बहनें, देख लो, तानसी और नुगंसी, ठीक। मलिक है ना नाम साहब। बहनों ने 7 महाद्वीपों में की 7 चोटियों का सफल आरोहण किया। तुम तो बस बचेंद्री पाल का नाम याद था। पिथौरागढ़ की शीतल राज बहुत फेमस है। पिथौरागढ़ के व्यक्ति और उत्तरकाशी के व्यक्ति बहुत नाम कमा रहे हैं, सच में। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें पता लग रहा है, सच में अगर कोई काम कर रहे हैं ना ढंग से, अच्छी तरह टॉप की मेहनत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, एक तो उत्तरकाशी के व्यक्ति, एक तो पूरा पहाड़ी एरिया ना, पिथौरागढ़ के व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर क्षेत्र में नाम करा है। साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य में बहुत बड़े बड़े लेखक मुझे पढ़ने को मिल रहे। पिथौरागढ़ की शीतल राज सबसे कम उम्र की कंचनजंगा को फतेह कर लिया। कंचनजंगा सिक्किम की, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। समझेंगे बात, क्या नाम हमारा, कंचनजंगा को फतेह करने वाली है, नाम शीतल राज, और पिथौरागढ़ की रहने वाली। 2018 में काम करके दिखाया था ना, और 2018 में तो वहां चढ़ी, दुनिया तक थक गई हो, 2019 में जाकर एवरेस्ट पे चढ़ी। अब सोच लो,
क्या नाम है उसका? शीतल राय। कहाँ की? बीच पड़ेगी नहीं यार, पिथौरागढ़ की यार। बीच पड़ेगी क्या? बीच पड़ेगी यार। तो अपने पड़ोस के गाँव का बता दिया है, कह देती बादर दौलतपुर की क्या नहीं। तुम लग रहा है दौलतपुर वाले ऐसा काम कर देंगे? कर देंगे। तुम्हारे घर वाले बाहर तो निकल दे तुम, अगर एक बार बाहर निकलेंगे तो अच्छा कहाँ गई थी, वहां क्यों खड़ी थी, किससे बात कर रही थी? अगर कर दिया ना तुमने ऐसा तो अगले दिन रिश्ता तैयार है तुम्हारा। लवराज सिंह ने, सुन लो, लवराज सिंह ने लगातार 7 बार एवरेस्ट को का आरोहण किया, 7 बार। धर्म सक्तु नाम है इनका। इनका लवराज सिंह कहो या धर्म सक्तु कहो, दोनों में एक नाम ले लेना इनका। उसके बाद 7 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर रखा है। 2014 में पद्मश्री मिल चुका है ना व्यक्ति। पद्मश्री बहुत बड़ा सम्मान है, 7 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर रखा है। एक आधी बार तो तुम भी नहीं बोलो बाहर करते, तुम्हारे भी नाम लेना। हाँ, हर्ष हेमवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली अध्यक्ष चुना गया है ना। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली अध्यक्ष चुना गया हर्ष हेमवंती बिष्ट को। और ये बछेंद्री पाल आएगी। बछेंद्री पाल बहुत बड़ा नाम है। जन्म नागपुरी के अंदर हुआ, उत्तरकाशी के रहने वाले। मैंने कहा उत्तरकाशी के पिथौरागढ़ के व्यक्ति बहुत नाम कमा रहे। 23 मई 1984 को, ये एनसीईआरटी के हिसाब से डेट है, ठीक, को भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट फतेह किया। आज तक 1984 से पहले किसी महिला ने माउंट एवरेस्ट फतेह नहीं करा था, भारत की हो जो। क्या नाम उसका? बछेंद्री पाल। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इन्हें इसी बात के लिए भी वीरांगना लक्ष्मी राष्ट्रीय सम्मान मिला। ये नाम वीरांगना लक्ष्मी राष्ट्रीय सम्मान, ये सम्मान मिला। समझ आई बात है? चंद्रप्रभा एतवाल, क्या नाम है? क्या? माउंट गोट के नाम से जानी जाती है। पहाड़ पर तुरंत चढ़ जाती है माउंट गोट, ये पहाड़ी बकरी के नाम से जाना जाता है। दायरा बुग्याल पढ़े हैं आप? दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय से दिया। दायरा बुग्याल कहाँ पढ़े? उत्तरकाशी में। दायरा बुग्याल जो हो, हाँ, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल था ये। दायरा बुग्याल को ये समझो स्टेट ऑफ द ईयर भी घोषित कर रखा है हमने। अभी स्टेट ऑफ द ईयर क्या हो, सही बात है, ये भी हम जानने का प्रयास करें। ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कर रखा है सर। सबसे पहली बार ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 तक घोषित होने शुरू हुए थे, फिर वहां पर्यटन को बड़ी मात्रा में बढ़ावा दिया था। 4-5 महीने तक लगातार पर्यटन उस क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ का पर्यटन मंत्री एक बार उसका नाम ले ले अपने मुख से, फिर तो वहां से लाइन लग जाएगी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया जगह। किसी भी क्षेत्र का विकास करना हो, मंत्री के मुख से एक बार निकल रहा है। तो दायरा बुग्याल विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया चंद्रप्रभा एतवाल को दिया था। पुस्तक भी लिखी इसने, बहुत मस्त पुस्तक। बता सको उसकी पुस्तक का क्या नाम? मेरे दिमाग से निकल। चंद्रप्रभा एतवाल की कितने गजब की पुस्तक लिखी, मैंने पढ़ी यार। वाह, देखो क्या पुस्तक है यार, पढ़ा था सर। देखो इसने ना चंद्रप्रभा एतवाल ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम पूछा जा सको तुम, पहाड़ की पुकार। पहाड़ की पुकार। माउंट गोट नहीं थोड़े कह रहे इसे, समझ बात है। प्रकृति के बीच में रहना सबसे बेस्ट काम है। वो व्यक्ति भी लंबे समय तक जीवो। जितने भी ऋषि मुनि हुए ज्यादातर प्रकृति के बीच में रहना कोशिश करो, 10 साल फालतू जीवो। समझ बात है। कल आज रात को ना घर छोड़ भाग जाइए, कभी पता गौतम बुद्ध के बाद दूसरा अवतार तुम्हारा ही है। उत्तरकाशी की पर्वतारोही सविता कंसवाल 2022 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करा। उत्तरकाशी के लोग, मैंने कहा बहुत नाम हमारे। ये यूपी उसमें पूछा था, पीसीएस में पेपर में सवाल, पिछली बार पीसीएस हुआ था। सविता कंसवाल का नाम, उत्तरकाशी का पर्वतारोही। 2023 में देख रहे हो, 23-24 में अगर किसी ने कराओ ना तो यहाँ नीचे जगह छोड़ देकर उसका नाम लिख देगा, ठीक। उत्तरकाशी के पर्वतारोही था। ये तो 12 मई को गया, 21 मई को आ गया। लड़की ने से पीछे छोड़ दिया, बेटा तू पीछे जा। परवीन नाना नाम है, परवीन नाना। हाँ, 21 मई 2022 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। स्कीइंग के बारे में जानते हैं थोड़ा? स्कीइंग कहाँ होती है? स्कीइंग क्या होती है? राज्य का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल है वो डेंजरस काम है। 2 बार मुंह फुटता है इसका मेरा।
मजाक नहीं कर रहा, मैं भी ये नौटंकी में भी करके देख रहा था जब घूमने चले जाते। हाँ हो एक प्रकार की पट्टी सी हो, उसके नीचे जुत्ती चिपका देंगे उसमें और हाथ में दे देंगे ऐसे डंडे से में टन्नू करके चलते रहो आगे बर्फ पर। सही बात है, मैं तो चल ही रहा था, मेरा आगे मेरा स्टूडेंट खड़ा था, मैं निकला तो उसके मार दी धड़क दे दिख रहा 20-30 पलते क्या के नीचे गए। हाँ चोट लगी थी, मजा आया, लेकिन मुझे तो पूरा मजा आया। हाँ स्कीइंग राज्य का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल है। ओली के अंदर सुन लो, ओली के अंदर हो रहा है, इंदिरा गांधी आई थी इसका उद्घाटन करने भी। और कहाँ कहाँ हो जो स्कीइंग हो या हो कहाँ हो, क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर में भी हो, ग्लेशियर के आसपास बागेश्वरों में हो, ये डरा में समझ में बात है। उत्तरकाशी के दायरा और यो हमारे पास यो कुछ कल्याण, ये बुगियाला इस नक्षत्र के आसपास बर्फ जब पड़े, हाँ भयंकर वाली। पिथौरागढ़ में भी हो मीलम और रालम ग्लेशियर, ये पूछ लो मीलम रालम में ग्लेशियर कहाँ पड़े पिथौरागढ़ में। एक पनवाली में भी हो, पनवाली में जब यहाँ बर्फ पड़ती है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर स्कीइंग का प्रोग्राम होता है। सही बात है, ये ऐसे ऐसे गतिविधियां एक्टिविटीज होती है। पिथौरागढ़ की ठीक रीना धर्म सक्तु लिखा हुआ नहीं, 40 दिन में उन्होंने कीर्तिमान हासिल कर लिया। ये ना ये ऐसी व्यक्ति है ना रानी धर्म सक्तु, ये 40 दिन तक पता कहाँ गई थी, साउथ पोल पर गई थी अंटार्कटिका के अंदर। ये ऐसी व्यक्ति है, मैंने कहा पिथौरागढ़ के व्यक्ति बहुत नाम कमा रहे। साउथ पोल पर गई थी, पृथ्वी ना पूरी पूरी पृथ्वी के साउथ पोल पर अंटार्कटिका पड़ा, मैंने पढ़ा क्या ना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बर्फ का बहुत बड़ा पड़ा। इन्होंने वहां जाकर 40 दिन कई दिन तक लगातार वहां एक्टिविटीज करी। सही बात है, 40 दिन तक एक्टिविटीज करी और कम से कम कई किलोमीटर लंबा ट्रैक इन्होंने करा। ऐसी चलती रही स्कीइंग का। सही बात है, क्या नाम है इनका, नाम देख लो इनका क्या है, रीना धर्म सक्तु, इसलिए बहुत फेमस हो गई है अभी। पर्यटन मंत्रालय ने 2015 में शुरुआत करी थी राज्य का ट्रैक ऑफ द ईयर। एक साल में एक क्षेत्र को हम ट्रैक ऑफ ईयर घोषित करेंगे। एक क्षेत्र को 2 को कर सके, और जिस एरिया में कर देंगे ना वहां पर्यटन यात्रियों का जमावड़ा लग जाएगा। अब पर्यटन यात्रियों का जमावड़ा लग जाएगा, ये तो बढ़िया काम है। जिस एरिया में रोजगार उत्पन्न नहीं आराम से रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को रोजगार करना हो 3-4 महीने के लिए, मौसमी बेरोजगारी आ जाए ना, तो अपनी मौसमी बेरोजगारी मिटाने के लिए एक काम करते हैं। मौसमी बेरोजगारी समझते हैं ना पूरी पूरी, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसे बोलते हैं। अगर मौसमी बेरोजगारी निपटानी है किसी को, तो किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र पहुंचना चाहिए। देख लो ट्रैक ऑफ द ईयर कौन सा क्षेत्र घोषित कर रखा है, और वहीं जाकर दुकान खोल लो चाहे पापे की। राज्य का ट्रैक ऑफ द ईयर पर्यटन मंत्रालय द्वारा घोषित करे जा। सतपाल महाराज ने ना जो 2024 में करा, वो तो बार बार पेपर में पूछ रहा है। अब 25 वाले पर नजर रखियो, कौन से एरिया को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करे जाएगा। पहले मैं तुम्हें एक बार सबके नाम याद करवा दूं। ये सबके नाम क्यों याद करने जरूरी, क्यों पूछ लगा इनमें तो ऐसा कौन था जिस आज तक ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित नहीं करा। जब तुम एक बार इनके नाम पढ़ लोगे, भले तुम्हें सारे याद ना, एक तो पहले सबसे लास्ट का याद है, बहुत बड़ी बात है, और वही बार बार पेपर सवाल पूछेगा। लेकिन ये स्थान भी तो फेमस हो जाए, ये कौन से स्थान कौन से जिले के सबसे ज्यादा स्थान उत्तरकाशी के। उत्तरकाशी के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पता नहीं सतपाल महाराज को क्या होगा, बार बार यहाँ के उत्तरकाशी का नाम लिया जा रहा है। 2024 में भी उन्होंने उत्तरकाशी का नाम ले दिया। 2-3 जगह ऐसी मिलेगी जो बाहर की, एक तो बागेश्वर मिल जाएगी, एक पिथौरागढ़ मिल जाएगी। उसने कहा इस क्षेत्र के अंदर आओ, मानसून चला जाएगा, पूरी घाटी तुम हरी भरी मिलेगी और गजब का मौसम होगा, और नवंबर तक तुम यहाँ क्षेत्र में आओ और पूरी एक्टिविटीज हो जाती है उस क्षेत्र के अंदर। उसे कहते हैं ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करना। ठीक, अब जब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कर दिया, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला किसे करा, दायरा बुग्याल उत्तरकाशी के अंदर पड़ा। तो ये पूछ लिया दायरा बुग्याल कहाँ पड़ा, उत्तरकाशी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल भी तो, बुग्याल क्या हो, घास का मैदान होने टाइप का। ठीक है, जाओ शाहरुख खान ऊपर था, ढलान मतलब नीचे हीरोइन खड़े, वही वाला हो, पिक्चर बनाई जाना वहां से। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो, अमीर लोगों का काम, हमारे जैसे गरीब लोग क्या करेंगे वहां जाकर यार। दूसरा 2 याद करने पक्का, 16 में ये बराही ताल है, ये भी उत्तरकाशी में। ये बराही ताल भी बोल रहे, बराही ताल तो 2 तो बता दिए मैंने, तो बुग्याल बता दिया तुमको, एक बताता है बराही ताल उत्तरकाशी में पड़ा, तो 2 तो याद कर ही लोगे। लेकिन इनके सन याद रहना रहा, लेकिन ये पता नहीं चाहिए कौन सी चीज कहां सी, समझने की बात है। ये पूछ लीजिए, चमोली के अंदर द्रोणीगिरी पर्वत पड़ा, द्रोणीगिरी पर्वत को भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करा था 2017 में। द्रोणीगिरी पर्वत, समझ बात, इस टाइम पे तो हरीश रावत था ना यहाँ से। द्रोणीगिरी पर्वत को हमने ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करा था। आगे चलते हैं, 18 का टाइम आया, पिथौरागढ़ का हमारे पास ये नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर इसे घोषित करा था हमने 2018 में।
19 माए तो हमारे पास है जखोल देव कल्याण मुगयाल उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी उत्तरकाशी ऊपर भी उत्तरकाशी, कहा था ना उत्तरकाशी उत्तरकाशी, ठीक। छठे नंबर का कुछ कल्याण बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी, यो ना भिवड़ी बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी का ही, भिवड़ी बुग्याल ये भी उत्तरकाशी का ही। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ, बागेश्वर के अंदर पड़ा, इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करा। अभी हमारे पास बगली बुग्याल, एक तो 2022 में 2 स्थान घोषित करे, एक तो पिंडारी ग्लेशियर, एक हमारे पास बगजी बुलिया बगजी बुग्याल चमोली के अंदर। इतने नाम पता होने चाहिए पूरे के पूरे। कौन सी चीज कहाँ से, दोबारा पूछूंगा तुमसे। कण्वाश्रम ये कहाँ से पड़ा, पौड़ी के अंदर पड़ा। कण्वाश्रम कौन सी नदी किनारे, माल्य नदी के। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र की कहानी, भरत का जन्म यही तो हुआ था, उसकी कहानी फेमस है यहाँ की, जो 10वें नंबर पर 2024 में घोषित करा है। ये आसपास जितनी परीक्षा हुई सब में पूछा, भर भर के पूछा। सत्यपाल महाराज ने पता क्या कहा, जुलाई जाएगा, ठीक, सितंबर अगस्त सितंबर जाएगा, सितंबर से लेकर नवंबर तो इस एरिया में आकर टक्कर मारो। पर्यटन यात्रियों का शिमला पास को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कर दिया 2024 का। 25 का देख लो किसे घोषित करने वाले, ठीक है, या कर दिया होगा, करने वाले, चेक करना तुम। और ये सरुताल हमारे पास, सरुताल उत्तरकाशी में पड़ा, मैंने कहा नहीं उत्तरकाशी में बहुत काम करना चाह रहे हैं। धर्म ये शिमला पास, जब तुम चमोली पढ़ाया था ना तो वहां पढ़ाया था शिमला पास कहाँ पड़ा, धर्मा और व्यास घाटी के बीच में पड़ा, चमोली के अंदर पड़ा। और ये सरुताल हमारे पास उत्तरकाशी में पड़ा। तो ये सवाल ही इंपॉर्टेंट हो जाए, और पहला इंपॉर्टेंट हो जाए। पहला ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तरकाशी में दायरा बुग्याल को। और जो लास्ट वाला ना हमारे पास, ये क्या नाम है, शिमला पास मतलब दर्रा, कहाँ से पड़ेगा, चमोली के अंदर, धर्मा और व्यास घाटी के बीच में। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प पाए जहाँ से, आसपास ही बहुत अच्छा इलाका है, मैप में सब बता रखा है मैंने वहीं से। सरुताल हमारे पास उत्तरकाशी, सरुताल पड़ा उत्तरकाशी में। तो इसमें बस एक तो पिंडारी वाला आ गया, चमोली का और आया था, कौन सा आया था पता तुम, चमोली के बारे में कौन सा आया था, कौन सा, अरे ये आया था द्रोणगिरी पर्वत, ठीक। अरे आया था बगजी बुग्याल, सही बात है। पिंडारी के लिए बाकी सारे उत्तरकाशी के हैं, सही बात। अगर तुम पेपर में तुम्हारे याद भी ना रहा है मुझे कौन सा ट्रैक और रुपया, अगर रिस्क लेना तो उत्तरकाशी के साथ ही ले लीजिए, तो कभी मानना हो किस ट्रैक ईयर घोषित कर रखा है तो उत्तरकाशी बट्टी के मैंने 10 ही तो करे अभी तक, समझ गए, ठीक। तो एक तो चमोली में बस वो द्रोणगिरी पर्वत कहाँ से, चमोली के अंदर। पिंडारी तो बागेश्वर सबको याद रहा, बागेश्वर वाला। और ये हमारे पास ये बगजी बुग्याल, ये कहाँ से, चमोली के अंदर। ये हमने काम करा अभी तक यहाँ, ऐसा करके हमारा खत्म हुआ। शायद जूडो वाला रह गया यार, जूडो वाला देखियो, उसमें तो क्वेश्चन आया तो 1-2 करके ना ऐसा करके लिख लियो। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ, तुम इसे भूल जाओगे। पेज तो मैंने इसके अंदर बढ़ा दिए, ठीक, मैंने क्वेश्चन भी लगाने इसलिए पेज बढ़ गए। डेटा बहुत अच्छी तरह दिया है, किताब को नहीं पढ़ा जा सकता, किताब को याद करना बड़ा कठिन काम है, इसलिए उसके अंदर तो पढ़ के इस तरह करके शॉर्ट नोट्स बनाए जा। इसी चीज को प्रिंट करवा कर ना, इसके आसपास जब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो, इसके बाद क्या काम करना, इसके बाद काम क्या करना, इसके बाद भी समझ लो ऐसा डालना यूट्यूब पर जाकर, उत्तराखंड के खेल खिलाड़ी पुरस्कार डाल दिया, एक वीडियो पूरी देखी बैठकर, और अपना नोट खोल कर रखना, जो यह बात बता रहा है ये कहाँ है नोट्स में, फटाफट देखते। इतनी बार रिवीजन होगा, तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा। फिर दूसरी वीडियो देखी, अभी रुकना नहीं बिल्कुल भी, 50-60 क्वेश्चन उसके मैंने 50-60 क्वेश्चन उसके बता रहा। तीसरे की वीडियो देखी 50, जो भी तुम्हारे उसमें नोट्स में नहीं है ऐड कर लिया, लो सबसे बेस्ट नोट्स बन गया, उस किताब तो बच गए, परीक्षा बनी से बच जाओगे, बेचने की से बच जाओगे। एक चीज को हमें बेस बनाना पड़ा, फिर बार बार उसी का रिपीट रिवीजन करना पड़ा। मान लो करंट अफेयर तैयार करना हो, तो करंट अफेयर तैयार करना हो तो जो पुरस्कारों में अपडेट होगा, किसे पुरस्कार मिला होगा और कहाँ कहाँ कौन सा खिलाड़ी किस खेल में आया होगा, वो उस समय का वहीं अपडेट कर लो। इसलिए हर खेल के बाद जगह छोड़ कर रखियो अपनी, समझ में आई बात है, क्योंकि अपडेट होने वाली चीज है ना, समझ बात। और ये जो अपडेट होने वाली चीज है कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ता है, आए महीने वाइज सब अपडेट करवाना होगा, समझ बात है। सबसे बड़ी चीज था कि जो इसे पढ़ना कैसे, किस तरीके से पढ़ना पूरा। तो इस चैप्टर पर भी खत्म नहीं हुआ, कभी सोचो ये खत्म होगा ना, कभी भी नहीं होने का, कभी पक्का नहीं होने का। 150 क्वेश्चन लगभग एक बार, फिर 150 क्वेश्चन एक बार, और फिर 150 क्वेश्चन एक बार और 3 बार इसका। और नोट्स को कम से कम 5 बार पलटी मारनी, जब जाकर याद होगा, समझ नहीं बात है। तो तुम क्या सोच रहे खत्म होगा, बीच बीच में तुम जब इनसे पढ़ रहे थे तो ऐसी चीजें तुमने बहुत चीजें रटी। अब मैं तुम खुद ही बताता हूँ कौन कौन सी चीजें रट रहे हैं तुम। नंबर फर्स्ट, ओलंपिक के बारे में तुमको घंटा जानकारी नहीं है, सही बात है। दूसरे नंबर पर तुम राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में अंतर ही नहीं पता, सही बात। कौन सा राष्ट्रमंडल, कौन सा राष्ट्रीय खेल है। बीच में कोई पुरस्कार आ जाता है, मैं उसी का नाम रटवाता हूँ, ये पुरस्कार मिला अर्जुन पुरस्कार, वो कोई जानकारी नहीं अर्जुन पुरस्कार की, सही बात है, ठीक। तो ऐसे जो पुरस्कार है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, इनकी कोई जानकारी नहीं है तुम्हें। कल की क्लास में हम इन सबकी धज्जा उधेड़ेंगे, समझ आई बात है। फिर मैं बताऊंगा तुम कौन से पुरस्कार के लायक, उत्तराखंड के पुरस्कार भी देखेंगे, कोई से पुरस्कार के लायक है नहीं तुम। एक दिया जाए सलेश मटियानी पुरस्कार,
करो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम, मिल जाएगा तुम्हें शैलेश मटियानी पुरस्कार। रुक जाओ भी, काम नहीं दिया, मैं काम देके भेजूंगा ताकि मैं कल को फिर सुबह को चेक कर सकूं तुम्हारा काम।